एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 85 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। दोनों चैनल है, मैं बार बार कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। मैं इतनी बार नहीं बोलता, लेकिन उस पर मैंने देखा कि बस 35 सब्सक्राइबर ही हुए थे। तो यार उसको सब्सक्राइब करो, उसमें 500 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए ही चाहिए। तो जो भी वीडियो देख रहे हो तो बस इतना सा कष्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे क्लिक करके बस सब्सक्राइब कर दो। बस इतना सा काम है, 10 सेकंड का काम है और ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। तो अपने एपिसोड पर वापस आते हैं। जैसा हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ये जो अपना फेंगयुआन था, फेंगयुआन को अब भाई उसके आइडिया पर रिलाई करना पड़ेगा। किसके? उस लैंड स्पीड के आइडिया पर, जो यांग ब्लेस लैंड की लैंड स्पीड है ना। तो उसने बोला था कि मेरे पास कुछ मतलब मेरे ब्लेस लैंड में कुछ लोग घुस गए थे, उसको मार के मैंने उसका ब्लेस लैंड चुरा लिया, ले लिया। मुझे वो ब्लेस लैंड बेचना है। तो अब वो तो नहीं बेच सकता अपना लैंड स्पीड, तो फेंगयुआन को बेचना पड़ेगा। जाके अपना फेस वेस जैसे उसने चेंज करा था लास्ट एपिसोड में, वो बेचेगा जाके, ताकि एक तो उस जो भी नाम था उस लड़की का जिसके पास ड्रीम विंग्स है, उससे कंपटीशन में भी जीतना है रिफाइनमेंट पाथ वाले में, और यहाँ ऑक्शन में भी जाना है। तो दोनों काम अब वो कैसे करता है अभी हमें पता चलेगा धीरे धीरे कि क्या होता है और कैसे होता है। क्योंकि भाई इमॉर्टल एसेंस स्टोन बहुत खर्च होने वाले हैं, उसके पास इतने हैं नहीं। तो अब उसे सहारा तो लेना ही पड़ेगा इसका लैंड स्पीड का। एक तरीके से सहारा नहीं, लेकिन फिर भी फायदा तो लेना ही पड़ेगा, प्रॉफिट तो उठाना ही पड़ेगा ना। इसलिए अब आगे देखते हैं। एपिसोड 85, लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन ने गट्स को बेच दिए थे, बट टाइम बहुत कम था। अभी उसके पास इमॉर्टल एसेंस स्टोन काफ़ी कम थे, इतने बोल लो कि नहीं भी थे। उसने काफ़ी गो रिफाइन किए थे और बैट विंग्स को भी अपग्रेड किया था। सारा पैसा उधर ही लग गया था, इसलिए सेविंग्स स्लो थी। ऑक्शन और रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन दोनों में बड़े इवेंट्स थे, यानी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ होने वाला है। कन्वेंशन में ऐसा मान लो कि बहुत सारे रिफाइनमेंट पाथ के मास्टर आएंगे, जहाँ पे सब आपस में कम्पीट करके कोई नंबर 1 पे जाएगा। वहाँ पे जाके उसको नंबर 1 पे जो भी आएगा उसे प्राइज़ तो मिलेगा, क्या पता कुछ भी मिल जाए प्राइज़ में। लेकिन प्राइज़ छोड़ो, अब यहाँ पे उस ड्रीम विंग्स वाली लड़की से हमें जीतना है, ये मेन काम था। इसलिए अपने फेंगयुआन को आगे देखते हैं। फेंगयुआन का प्लान था, अगर जल्दी से ज़्यादा इमॉर्टल एसेस स्टोन चाहिए तो लांग या लैंड स्पीड के पास जो ब्लेस्ड लैंड्स हैं, उन्हें वही वही एक रास्ता बचा है, उसको बेच दो, उससे बढ़िया मिलेगा पैसा। फेंगयुआन सोचता है, काश मेरे इमॉर्टल प्राइमेसी जिंदा होते तो मैं खुद सबसे पहले ब्लेस्ड लैंड खरीद लेता। सही बात है, क्योंकि फिर फ़ायदा रहता है, जल्दी-जल्दी लेवल अप हो जाता। इसलिए अगर वो ब्लेस्ड लैंड खरीद लेता, उसका ब्लेस्ड लैंड का एरिया बढ़ता, पावर बढ़ती, रिसोर्स बढ़ते, जिससे उसका जो अंदर का रैंक 6 इमॉर्टल बंदा है अभी, शायद अपर पे है या पीक पर तो नहीं है अपना फेंगयुआन, अपर या टॉप पर ही है कुछ। पीक पे जब जाएगा, फिर उसके बाद पीक पे जाने के बाद रैंक 7 पे आएगा इनिशियल स्टेज पर इमॉर्टल वाले पे। तो वो कह रहा था अगर ब्लेस्ड लैंड होता ना यार, हो जाता काम, ईज़ी हो जाता, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती। इमॉर्टल प्राइमेसी बेसिकली एक छोटी-सी वर्ल्ड होती है, जो एक दूसरे को एकदम खा भी सकते हैं, बट कुछ रूल्स होते हैं। डेड प्राइमेसी किसी और को नहीं खा सकता। दूसरा, छोटे प्राइमेसी बड़े प्राइमेसी को नहीं खा सकते, छोटे वाले बड़े को नहीं खा सकते। रैंक 6 ब्लेस्ड लैंड खाने के लिए मास्टर लेवल चाहिए, रैंक 7 के लिए ग्रैंड मास्टर और रैंक 8 के लिए ग्रेट ग्रैंड मास्टर चाहिए। फेंगयुआन सिर्फ रैंक 6 का था। फिलहाल सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पाथ वाले ब्लेस्ड लैंड ही ले सकता था, स्ट्रेंथ, रिफाइनमेंट, एनस्लेमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। बट फिर भी कोई भी गू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड लेने में कभी हेजिटेट नहीं करता, क्योंकि ये कल्टीवेशन का बेस होता है। ब्लेस्ड लैंड लेना बराबर किसी और की मेहनत अपने नाम कर लेना, इससे ग्रोथ अल्ट्रा फास्ट हो जाती है। ऑक्शन में डेफिनेटली धमाका तो होने ही वाला था, क्योंकि भाई ब्लेस्ड लैंड बिकेंगे, ऐसे थोड़ी ना। अगले कुछ दिनों तक फेंगयुआन ने ग्रुप स्ट्रेंथ गो और स्मॉल फैमिली क्यूआई गो रिफाइन किए, और साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन पाथ, एक किलर मूव, अनफेमिलियर फेस, लाइट ऑफ विजडम से इंप्रूव करने की कोशिश भी की थी। डेसोलेट बीस्ट के डेड बॉडीज भी ट्रेजर येलो हेवन में बेच रहा था। हाफ मंथ के अंदर उसके पास एक ही रैंक 7 बीस्ट बचा था, जिसका नाम था एस्ट्रल विंग, वाइंड या विंग, कुछ भी कह दिया मैंने, वाइंड फ्लाइंग हेवनली बोर। और वो भी फाइनली सेल हो गया, जो भी वो वहाँ से चुरा के लाया था बंदा अपना फेंगयुआन, वो जो ग्रोटो हेवन था वहाँ से लाए हुए जितने भी बीस्ट थे उसमें से एक ही बचा था बेचने को, बाकी सारे बिक गए थे और लास्ट वाला भी उसने फाइनली बेच दिया। उसके बदले में फेंगयुआन को एक विजडम पाथ इनहेरिटेंस मिली, जो काफ़ी टाइम से वो चाह रहा था कि मिल जाए। भले ज़्यादा बड़ी ना हो, लेकिन यार मिल जाए, बस उसे वो चाहता था। फेंगयुआन कुछ दिन बाद कहता है, मेलिशियस थॉट को उसने खुद ही डिफाइन किया। ये एक रैंक 5 का मॉर्टल गो था, साइज में वॉशिंग टब जैसा था, स्पाइडर की तरह दिखता था, बट उसके लेग्स नीडल जैसे एकदम सुपर शार्प थे। उसकी बॉडी पे लॉन्ग हार्ड स्पाइक्स थे। अगर फेंगयुआन ने बॉडी इमॉर्टल ज़ॉम्बी नहीं होता उसके पास इमॉर्टल वाला, तो ये गू छूकर ही एकदम खून निकाल देता उसकी बॉडी से। लेकिन भाई पत्थर जैसी स्किन है भाई की, तो कहाँ से निकालेगा गू अभी। फेंगयुआन ने जब प्राइमल एसेस इंजेक्ट किया तो उसके दिमाग में मेलिशियस थॉट आने लगे।
ये थॉट्स बबल जैसे थे, बाहर स्पाइक लगे हुए, जब कोलाइड होते तो या तो एक्सप्लोड हो जाते या फिर बड़े थॉट्स बन जाते आपस में मर्ज होके। थोड़ी देर में सब थॉट्स कंज्यूम हो गए। फेंगयुआन खुश होके कहता है विज़डम पाथ गो इमॉर्टल मोस्टली थॉट से काम करते हैं। मैलिशियस थॉट से प्लानिंग और भी स्ट्रांग होती है। एक मैलिशियस थॉट बराबर 100 हैप्पी या एम्प्टी थॉट्स के बराबर होता है। पहले वो डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन इमॉर्टल को यूज़ करता था, उससे जॉयफुल विल बनाता था सोचने के लिए, बट वो गलत अप्रोच था। विल का एक्चुअल काम थिंकिंग नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंट होके काम करना होता है। लाइक बड़े गू इमॉर्टल अपने अलग-अलग विल्स को ट्रेज़र येलो हेवन में भेजते हैं, चीज़ें बेचने के लिए, एक तरीके से काम पे लगाने के लिए। कंपैरिज़न सिंपल है, थॉट इक्वल टू मतलब एकदम विल, और विल बराबर एकदम ऐसे मान लो कि वो तुम्हारा सारा काम करेगा, सब तुम्हारी एक ढाल या तलवार बन के रहेगा, ऐसे मान लो। या ऐसा मान लो कि वेजीज़ काटनी हो तो तलवार थोड़ी ना कोई यूज़ करेगा, उसे छोटी-मोटी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी ना इसलिए। तो ये दिक्कत थी। मान मान के ऐसा चल लो कि जो फेंगिवान था पहले वो एक चाकू से भी नहीं, एक छोटा-सा नाइफ़, जो स्मॉल नाइफ़ होता है ना उससे एक तरबूज काट रहा हो, तो काट पाएगा? हाँ, काट लेगा, नाइफ़ तो नाइफ़ होता है, धार-धार होती है उसमें, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा? इसलिए वो कह रहा था कि भाई मेरे को कोई तगड़े लेवल का कोई थॉट चाहिए था, तो जो उसके पास वो वाला थॉट था जॉयफुल व्हील वाला, वो इतना शायद उसके लिए बेहतरीन नहीं साबित हुआ था। तो अब उसके पास एक विज़डम पाथ इनहेरिटेंस है, साथ में एक मेस्लेशन, ये जो क्या नाम था इसका, मैं बार-बार भूल जाता हूँ इसका नाम। इस गू की मदद से ये बहुत अच्छे से अपना काम भी कर सकता था, और इस गू से भाई उसने यूज़ करा तो अच्छे खासे रिज़ल्ट भी उसको देखने को मिले थे। अब आगे देखते हैं। फेंगियोन को पहले ये नहीं पता था, इसलिए वो गलत मेथड से काम कर रहा था और रिसोर्स वेस्ट हो रहे थे उसके, जैसा मैंने बताया। अब उसके पास मैलिशियस थॉट गू और मैलिशियस विल गू दोनों के रेसिपी थे, तो वो इन्हें मास प्रोड्यूस भी कर सकता था। इमॉर्टल होने की वजह से उसके पास प्राइमरी एसेंस अनलिमिटेड था, तो ये मॉर्टल गू यूज़ करके मैलिशियस थॉट का एकदम भाई भंडार बना सकता था, एकदम पूरा गोदाम तैयार कर ले। डिलाइट इन वाटर माउंटेन को एक्टिवेट करना एक्सपेंसिव पड़ता था, क्योंकि भाई जानते हुए कि मॉर्टल गू था, और भले वो काम का था, छोटा-सा मैंने जैसा एग्ज़ाम्पल दिया था, छोटा-सा चाकू और तरबूज वाला, और ऊपर से उस चाकू को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें कम से कम एड 1 बीड पूरा लग जाता था। कितना नुकसान होता था, यानी मान लो ऐसा रिसोर्स इतने ज़्यादा लगते हैं, प्रोडक्शन इतना कम हो रहा है। तो उसी के चक्कर में भाई को ऐसा कुछ चाहिए था, जो मॉडल लेवल का हो, जिसमें मैं मतलब रिसोर्स कम लगे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो तो एटलीस्ट रिसोर्स तो कम लगे, है ना? तो उसे अब ये मिल चुका है, ये मैलिशियस थॉट गू और विल गू दोनों। फेंगियान थोड़ा-सा रिग्रेट करते हुए कहता है, काश ये विज़डम पाथ इनहेरिटेंस थोड़ा-सा पहले मिला होता। लांग या लैंडस्पीड के साथ जो डील चल रही थी, उसमें काफ़ी ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस सेव हो जाते। प्रॉफ़िट और ज़्यादा होता। सिर्फ़ 26 एसेंस स्टोन से कम मतलब काम तो नहीं चलेगा। ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, सब कुछ टाइम पे नहीं मिलता है। जैसे ये इनहेरिटेंस भी इनकम्प्लीट है, फिर भी काम चलाना पड़ेगा। इन वही मैंने बोला था, इनकम्प्लीट है, छोटी इनहेरिटेंस है, इनकम्प्लीट है कि आधा ही पार्ट है, लेकिन एट लीस्ट इसे कुछ तो मिला विज़डम पाथ में। जिससे अब इसने मैलिशियस थॉट गू और विल गू दोनों ले लिए। अब इसका मतलब एक तरीके से मास प्रोड्यूस भी कर लेगा, और ऊपर से इसका यूज़ करके अपना काम भी चला लेगा। फेंगियोन के लिए काफ़ी लकी था, उसको मैलिशियस थॉट गू और मैलिशियस विल गू मॉडल गू रेसिपी भी मिल गए थे इनके। उसके साथ एक विज़डम पाथ का किलर मूव भी था, जिसका नाम था हार्बोरिंग मलेशियस हार्ट। जो गो इमॉर्टल ये रेसिपी बेच रहा था, उसे बोर की कॉप्स अर्जेंटली चाहिए थी, और वो थोड़ा फाइनेंशियली टाइट भी था, वरना तो ये रेयर इनहेरिटेंस कभी नहीं बेचता। भले इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी रेयर तो रेयर होती है। अगले कुछ दिनों तक फेंगिवान हु इमॉर्टल ब्लेसलैंड में पीसफुली रहा और नॉनस्टॉप मलेशियस थॉट को रिफाइन करता रहा। फेंगिवान सोचता है, ये गो थॉट कंज्यूमेबल नहीं है, बट मॉर्टल गो है, लिमिटेड है। अगर ज़्यादा यूज़ करूँगा तो डैमेज हो जाएगा ये गो एक तरीके से। इसलिए उसने फ्यूचर के लिए डिसाइड किया था कि एक सर्टेन क्वांटिटी तक ही इस गू का स्टॉक मेंटेन करेगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि गू रिफाइनमेंट काफ़ी टाइम लेता है, स्पेशली हाई रैंक वाले गू वर्म्स का। कई बार तो भाई डिकेड्स तक लग जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा। इसलिए फेंगिवान ने एक बड़ा डिसीजन लिया था, हेरी मैन परचेज़ करने का। वो रिफाइन कर देंगे एक तरीके से इसके लिए, और बार-बार जब भी कोई गू डैमेज होगा तो उसकी जगह दूसरा यूज़ कर लेगा वो। उसने और भी गट्स गू मतलब बैचेस बेचे थे, मतलब बहुत सारे, जैसे वो बेचता आ रहा था, उसका प्रॉफिट चल ही रहा है यार वो गट्स गू बेचने में। तो पता नहीं कितने ही उसने बैच बेच दिए। है ना? तो हर बैच से उसे 48 इमॉर्टल एसेंस स्टोन का प्रॉफ़िट भी होता था। उसने सिर्फ़ 50 स्टोन रखे और बाकी सबसे हेरी मैन खरीद लिए। इस वजह से ट्रेज़र येलो हेवन में हेरी मैन की प्राइस टेम्परेरी एकदम स्पाइक हो गई।
फेंगयुआन को लांग या ब्लेसलैंड वाले हेरीमैन चाहिए थे क्योंकि वो ट्रेंड भी थे और हाई क्वालिटी वाले थे। बट जब उसने लांग या लैंडस्पीड से पूछा तो भाई तुम जानते हो उसका क्या जवाब होगा, उसने गुस्से में बोला, "तू अच्छा फ्रेंड नहीं है मेरा।" फेंगयुआन एकदम भाई क्या बोले, वो कुछ कह ही नहीं पाया। बट अंदर से वो ये इस बात से खुश भी था कि चलो क्या बोले अब, बोल तो दिया मैंने, अगर देना होगा तो दे देगा वरना तो नहीं देगा। लेकिन अब देखते आगे पता चलता है कि इसने दिया कि नहीं, क्योंकि ये प्रूफ था कि जो लांग या लैंडस्पीड है उसे दोस्ती एक तरीके से अच्छा दोस्त मानता था। और ये जो मो तान शांग जैसा डीप रिलेशन भले उसका नहीं था, जो मो तान शांग था जो इंकमैन किंग था, उसके उतना डीप रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी रिलेशन तो था क्योंकि बहुत मदद करी है। एक्चुअली मो तांग शांग और लांग या की दोस्ती पुरानी थी, जनरेशन से इंकमैन सिटी सीक्रेटली रिलेशन को मेंटेन करता आया था। फेंगयुआन सोचता है लांग या लैंडस्पीड अभी रिलीज़ हुआ है, उसके पास काफ़ी कंप्लीटेड इमॉर्टल गू रेसिपी है। ऑब्वियस है कि अब वो इमॉर्टल को रिफाइन करेगा, बट उसके लिए हैवी रिसोर्स चाहिए होते हैं। लांग या लैंड जो होता है इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। ट्रेजर येलो हेवन में गो इमॉर्टल फिजिकली एंटर नहीं कर सकते। ऑक्शन के बाद उसके पास सेलिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। इसलिए ब्लेस लैंड बेचना उसके लिए अर्जेंट बन गया था। फेंगयुआन को क्लियर हो गया था कि जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, लांग या लैंडस्पीड खुद उसके पास आ जाएगा। अभी उसने भले ऐसा मतलब बोल दिया कि तू अच्छा दोस्त नहीं है, ये वो ऐसे सुना दिया, डाँट दिया, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पास आ ही जाएगा, बोल ही देगा। शायद उसने नहीं बेचे हेरीमैन, हेरीमैन का सुन के शायद गुस्सा हो गया वो, इसलिए। लांग या लैंडस्पीड के कनेक्शंस वीक हैं, उसके पास अब बस मतलब एक तरीके से मो तान शांग ही बचा है, और मो तान शांग वेरिएंट ह्यूमन है। उसकी लिमिटेशन भी ज़्यादा है। वेरिएंट ह्यूमन गो इमॉर्टल अगर नॉर्मल ह्यूमन गो इमॉर्टल के ब्लेस लैंड बेचेगा तो एनिमी बन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर शक आ जाएगा कि भाई तू ये लाया कहाँ से? कहाँ से लाया तू ये ब्लेस लैंड्स, है ना? बहुत ज़्यादा। इसलिए लांग या के पास फेंगयुआन ही एक ओनली ऑप्शन था। तो जनरली फेंगयुआन को लग रहा था कि कोई बात नहीं, इसने भले मेरे को एक तरीके से डाँट दिया हो या बोल दिया हो, मना कर दिया हो, दोस्ती खराब करने के कह रहा हो, लेकिन आ ही जाएगा मेरे पास। लांग या लैंडस्पीड जनरली दूसरे गो इमॉर्टल से दूर रहता था क्योंकि उसका ब्लेस लैंड बहुत ही वैल्यूएबल था। लोग उसे लूटने भी आ सकते थे। यही रीज़न था कि वो मतलब इंटरैक्शंस अवॉइड करता था किसी से भी सर्वाइवल के लिए। और लांग या लैंडस्पीड ये मतलब बेचैनी देखकर फ्रैंक को अब टेंशन हो रही थी कि मतलब वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक चांसेस हैं कि वो आ ही जाएगा। नेक्स्ट 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। फेंगयुआन ने हू इमॉर्टल ब्लेसलैंड में एक नया स्टोन नेस्ट बनाया और उसमें हेरी मैन भर दिए। ये रॉक मैन के थे, लेकिन भाई ने घर चुरा के किसी और को दे दिया। ये हेरी मैन ट्रेजरी हेवन के हाई क्वालिटी वाले थे। वो रिफाइनमेंट में काफ़ी स्किल्ड थे। फेंगयुआन ने क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी इंश्योर की थी कि ज़्यादा क्वांटिटी में लूँ ये अच्छी क्वालिटी वाले। सेकंड स्टोन नेस्ट से एयर सैक गू की प्रोडक्शन बढ़ गई थी, और इसका मतलब था कि गट्स गू की सेलिंग भी ज़्यादा होगी और हर डील से ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। बट अभी के लिए उसने सब हेरी मैन से एयर से गू रिफाइन नहीं करवाया। सेकंड स्टोन नेस्ट का मेन पर्पस था मलेशियस थॉट गू रिफाइन करवाना, यानी एक तरीके से उसने 2 अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ बना दी। एक में वो कर रहा है गट्स गू का बिज़नेस, दूसरे वाले में ये मलेशियस थॉट गू बिज़नेस करेगा भाई। एक बिज़नेस करेगा नहीं, अपने ज़्यादा फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो बेच भी देगा। अगर मलेशियस थॉट गू से डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन गू को रिप्लेस किया जाए, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चाहिए होती, क्योंकि बीट्स ज़्यादा लगते हैं ना इसलिए। लेकिन अब बीट्स थोड़े कम ल बे बीट्स क्या, वो तो मॉर्टल गू है, तो ये मतलब प्राइमल एसेंस ही लगेगा इसलिए। फेंग युआन सोचता है 2000 रैंक 5 मलेशियस थॉट गू से मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए होंगे, तब जाके विज़डम लाइट के अंदर काम चलेगा। हाँ, बिल्कुल यही बात थी। देखो, अब क्या है, पहले क्या सीन होता था जब उसके पास इमॉर्टल गो था, भले वो एक बीड लेता था, लेकिन एक बीड से ना उसको इतने गो रिफाइन या इतने थॉट्स इतने मतलब इतने सारे इसके थॉट जनरेट हो जाते थे कि उसे एक बीड देने के बाद दोबारा से कोई एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं पड़ता था। एक बीड देने के बाद अपना काम पूरा हो जाता था। बस ये था। लेकिन अब ये वाला जो गू है ना, ये मलेशियस थॉट गू, ये एक मॉर्टल लेवल का है। भले उसके पास प्राइमल एसेंस अनलिमिटेड है, चलो हेरी मैन भी उसने खरीद लिया कि बहुत सारे वो बना सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2000 चाहिए उसे गू। 2000 गू होंगे ना, तब जाके वो एक बीड की कमी पूरी कर पाएगा। यानी पहले एक बीड लगता था और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती थी, अपने आप ही बहुत सारे थॉट क्रिएट हो जाते थे और वो विज़डम लाइट के अंदर जाके अपना काम कर लेता था। लेकिन अब वो विज़डम लाइट के अंदर जाएगा, लेकिन अब बीड तो खर्च करने नहीं है, इसलिए उसे अब कम से कम 2000 गू चाहिए, तब जाके वो एक बीड की कमी पूरी कर पाएगा। समझ ही गए होगे तुम। रैंक 1 से 5 के गू रेसिपी उसके पास थे, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि रैंक 5 बनाने का प्रोसेस, जो एक स्टेप में होता था। रैंक 1 से स्टार्ट करके रैंक 5 तक धीरे-धीरे बढ़ना पड़ता था।
फेंग युआन सोचता है सक्सेस रेट तो लो है, रिसोर्स हैवी लगते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। उसका इनिशियल प्लान था 2000 मलेशियस थॉट गू रिफाइन करना। मलेशियस विल गू की ज़रूरत अभी नहीं थी क्योंकि उसके पास अभी भी जॉयफुल विल तो बचा ही हुआ था। अगर सेकंड स्टोन नेस्ट और हेरी मैन नहीं होते तो पहले वाले स्टोन नेस्ट का हेरी मैन मतलब स्पेयर टाइम में ही ये कर पाते, लेकिन 10 साल लग जाते वो स्पेयर टाइम को, क्योंकि स्पेयर टाइम यानी खाली टाइम, और खाली टाइम उनके पास जल्दी होता नहीं है गट्स गू वाले हेरी मैन के लिए। तो सही सीधी सी बातों से नए लोग तो चाहिए ही थे। बट अब सेकंड स्टोन नेस्ट था और ज़्यादा हेरी मैन होने से टाइम सिर्फ अब 16 मंथ का हो गया था। फेंग युआन सोचता है अगर इस टाइम में गू रेसिपी को अपग्रेड कर दूँ मेन वाली, तो हो सकता है कि 16 मंथ और भी कम हो जाए, क्या पता 1 ही साल लगे, है ना? 12 मंथ ही लगे हो सकता है या उससे भी कम। रिफाइनमेंट पाथ फेंग युआन का लेवल क्वासी ग्रैंड मास्टर तक पहुँच चुका था। पता नहीं किससे मुझसे बोला था, मतलब कमेंट में किसी ने मेरे से बोला था कि जो फेंग युआन है उसका ना मास्टर लेवल है। ऐसा नहीं यार, उसे देखो नहीं इतनी, मतलब इतना कितनी बार उसने ये करा है, कितनी बार रेसिपी करी, उसका पिछली लाइफ़ का नॉलेज, पिछली लाइफ़ में तो मास्टर था ही ना वो। तभी तो स्प्रिंग बॉटम सिकाडा रिफाइन करा था उसने। और पिछली लाइफ का नॉलेज इस टाइम पे भी कितना उसने डिड्यूस करा, कितना नॉलेज मिली यहाँ-वहाँ से, तो पहुँच गया वो पासी ग्रैंड मास्टर लेवल का यार, इतना तो है उसके पास, तो इसलिए। लेकिन विज़डम पाथ में ऑलमोस्ट ज़ीरो बेस था उसका, स्टिल इसको फुल कॉन्फिडेंस था क्योंकि उसके पास था विज़डम को, उसकी हेल्प से वो विज़डम लाइट के थ्रू डिड्यूस कर पा रहा था, इवन इमॉर्टल वो रेसिपी तक कर पा रहा था। ये वही रेसिपी थे जो लांग या लैंडस्पीड जैसे क्वासी ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए। फेंग युआन सोचता है विज़डम गू का रैंक 9 लेवल का पावर रियल में स्कैरी लेवल का है। इमॉर्टल किलर मूव भी रिड्यूस कर पा रहा था वो। जैसे लाइटनिंग डेटी मूव को विशियस लाइटनिंग फ्रेंड ने ईयर्स लगा के निकाला। फेंग युआन ने एक ही मंथ के अंदर वो सोच डाला और बस लाइटनिंग पाथ का अटेनमेंट होना चाहिए था उसके पास, तो वो एक ही मंथ में सोच के पूरा काम कर देता। उसके पास प्लानिंग थी, ब्लूप्रिंट था, वो कर सकता था, लेकिन भाई के पास लाइटनिंग पाथ का अटेनमेंट नहीं था ना, इसलिए उसने करा नहीं है। हाई लाउलान भी अपना सेल्फ स्ट्रेंथ पैंथम मूव इमॉर्टल लेवल पे ले जाने की ट्राई कर रही थी। उसे भी ईयर्स लगेंगे इस चीज़ में। फेंग युआन होता तो शायद आधे महीने में ही कर देता। एक्चुअल में फेंग युआन अभी भी अपना मैरिड सेल्फ किलर मूव डिड्यूस कर रहा था। इसका कोर था क्लीन सोल इमॉर्टल गू, बट वो स्टार्व था यानी बहुत भूखा। मतलब यूज़ अभी नहीं हो सकता, अगर यूज़ करा तो खत्म ही हो जाएगा और भाई किलर मूव तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी किलर मूव की, इसलिए वो क्लीन सोल किसी और गू से रिप्लेस करने की ट्राई कर रहा था, बट पावर कम हो जाता था। फेंग युआन सोचता है इमॉर्टल गू के बिना ओरिजिनल माइट आनी मुश्किल है, यानी जो पहले वाली शान थी भाई की, रॉयल वाइब थी, वो नहीं आ पाएगी, चाहे जितना भी मॉर्टल गू ऐड कर लो। गू मास्टर हिस्ट्री में सिर्फ व्हाइट बोन चैरेट एक ऐसा मॉर्टल किलर मूव था जो इमॉर्टल गू के बराबर माना जाता था, यानी हिस्ट्री में एक ही ऐसा मूव था जो एक था, ये क्या नाम है इसका, व्हाइट बोन चैरेट कह लो उसको। ये एक ऐसा मूव था, एक कैरेट या चैरेट जो भी है, यही एक ऐसा मूव था जो इमॉर्टल के बराबर माना जाता था। यानी रैंक 5 का होगा तो शायद ये रैंक 6 के बराबर पावर देता था, इसलिए। वो कह रहा है कि मुझे भी एक ऐसा ही चाहिए ना, और फेंग युआन के पास भी तो ये है इतना बढ़िया ये पैंथम्स बनाने वाला, कितनी पूरी आर्मी खड़ी कर देता है, ये भी तो शायद एक इमॉर्टल को टक्कर दे सकता है। लेकिन भाई क्या करें, इसका ये जो क्लीन सोल गू है, इसका ये भूखा पड़ा है, अगर इसने ज़रा भी यूज़ करा अपना वो वाला किलर मूव पैंथम वाला तो लग जाएँगे भाई के। इसलिए वो रिप्लेस भी नहीं कर सकता। क्लीन सोल गू की जगह कोई और गू यूज़ ही नहीं कर सकता, ये भी दिक्कत है उसके लिए। इसलिए फेंग युआन ने ट्रेज़र रियल हेवन में मतलब कंडीशन रखी थी कि डेसोलेट बीस्ट कॉर्प्स के बदले रैंक 5 बोन पाथ गू लाइक बैटल बोन व्हील चाहिए मुझे। और बैटल बोन व्हील उसके पास एक ही था जो उसने वुल्फ किंग चांग शानिन के नॉर्थर्न प्लेन्स में बैटलफील्ड से मिला था। चांग शानिन से नहीं मिला था, चांग शानिन जहाँ पे था ना, वहाँ पे उसका एक दुश्मन था, वो भी मर गया था, याद होगा आपको। उस दुश्मन के पास ये बैटल बोन व्हील था जिसे फेंग युआन ने मतलब पकड़ लिया था। पहले तो ये डैमेज था, उसे ठीक-वीक करा, फिर सही हो गया था। और फेंग युआन के पास अभी एक ही किलर मूव है जो उसका पैंथम वाला है। वो चाहता है ये वाला मूव भी उसका बन जाए। ये इतना खतरनाक मूव है ना, व्हाइट बोन कैरेट, जो हिस्ट्री में खतरनाक माना जाता था। तो फेंग युआन सोच रहा है एटलीस्ट 2 तो हों। अगर मान लो क्लीन सोल गू जैसे जैसे मर गया, नहीं हो पाया क्लीन सोल का काम, है ना? वो भूखा ही रह गया और मर गया, और क्लीन सोल गू दोबारा मिला ही नहीं दूसरा कोई सा, तो एटलीस्ट उसके पास बैकअप के लिए कोई दूसरा किलर मूव तो होगा ना बढ़िया वाला। और उसको टक्कर देने के लिए हिस्ट्री में बस एक ही नाम था, व्हाइट बोन कैरेट का, जो बहुत पावरफुल किलर मूव था। भले मॉर्टल लेवल का था, लेकिन इमॉर्टल को टक्कर देता था, इसलिए। बैटल बॉलविन उसके पास एक ही है, दूसरों से चाहिए था। फेंग युआन सोचता है शेन ज़ी आओ जैसे जीनियस से
मैं मैच नहीं कर सकता। क्लीन सोल के बिना मेरिट सेस तो काम का ही नहीं है। अगले हाफ मंथ में उसने मलेशियस थॉट गू रेसिपी इंप्रूव करने का फोकस किया, साथ ही मेरिट सेल्फ को भी रिफाइन करता रहा। इसी टाइम में उसने ट्रेजर येलो हेवन में 2 और डेसोलेट बीस्ट कॉफ बेच दिए। इनके बदले उसे मिला दूसरा पेयर ऑफ बैटविंग्स और डजन्स ऑफ इमॉर्टल एसेंस स्टोन। एक्चुअल फेंगयुआन कॉर्प से स्टोन लेना नहीं चाहता था, बट उसके पास सिर्फ 50 स्टोन बचे थे। बाकी सब हेरी मैन पे लगा चुका था, इसलिए अब उसे स्टोन लेने पड़ गए थे। मलेशियस थॉट गू रिफाइनमेंट में रिसोर्स हैवी थे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए भाई को मतलब बहुत सारे इमॉर्टल एसेंस स्टोन लेने पड़े बॉडी के बदले, जिसने बीस्ट की बॉडी बेची थी। बेचने को लगा रखी है, जब कभी बिकती है तो पता चल जाता है। अब सिर्फ 3 बीस्ट कॉर्प्स बचे थे उसके पास, और ये तीनों के तीनों ट्रेजर येलो हेवन में लगे हुए हैं। जब कोई आके खरीदेगा तो अपने आप ही बिक जाएँगे और माल मिल जाएगा उसको, क्योंकि उसने सेट कर रखी है रिक्वायरमेंट्स, ओके। और उसके पास 20 से ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस स्टोन ही थे, और मतलब वो बार-बार लगातार हर दिन ये करे जा रहा था, करे जा रहा था, डिड्यूस करे जा रहा था। उसके चक्कर में ग्रीन ग्रिप एसेंस सिर्फ 36 बीट्स ही रह गए थे। गुड न्यूज़ भी यहाँ पे थी, इतनी बैड न्यूज़ सुन ली तो। फैंगयुआन का रेसिपी अपग्रेड सक्सेसफुल हो गया था। अब नया रेसिपी 2 स्टेप का हो गया था। फर्स्ट स्टेप हाफ रिफाइंड गू, सेकंड फाइनलाइज़। सक्सेस रेट सेम था, बट प्रोसेस शॉर्ट हो गया था। मटीरियल्स कम लगे थे और टाइम भी सेव हुआ था। फैंगयुआन सोचता है अब 16 मंथ का टाइम डायरेक्ट 8 मंथ का हो गया। यानी भाई ने जैसे-तैसे रेसिपी को छोटा कर दिया, अपग्रेड कर दिया, जिससे काम बढ़िया हो गया था। पर प्रॉब्लम ये थी कि एसेंस स्टोन खत्म हो रहे थे। गट्स गू की सेल भी पूरा कवर नहीं हो रही थी। क्या मुझे सेकंड स्टोन नेस्ट को एयर से गू रिफाइन करने में भेजना पड़ेगा ताकि अर्निंग हो सके? वो ये सोच रहा था, क्योंकि उसके पास अभी हेरी मैन बचे हैं। लेकिन उन हेरी मैन का क्या फ़ायदा जब उनके पास मटेरियल ही नहीं है रिफाइन करने को, तो खाली बैठे हैं ना। इसलिए सोच रहा है कि गट्स गू में इनको लगा दो, जिससे ज़्यादा काम हो जाए, गट्स गू ज़्यादा निकले और वो सारे बिक जाएँगे। क्योंकि देखो गट्स गू ऐसा नहीं है कि उसकी डिमांड कम है, उसकी डिमांड कम नहीं है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो है नहीं स्टॉक में, स्टॉक कम बन रहा है उसका, इसलिए वो कह रहा था कि ज़्यादा हेरी मैन लगा दूँ क्या इस पे? जब स्टॉक बढ़ जाएगा, आ जाएँगे अच्छे खासे इमॉर्टल एसेंस स्टोन, तो वापस से उनको सेकंड नेस्ट में भेज दूँगा। फेंगयुआन के दिमाग में बस यही चल रहा था। तभी गुड न्यूज़ भी आ गई उसके पास, जिसका उसे इंतज़ार था। यहाँ पे लांग या लैंड्सफिर गुस्से में कहता है, ब्रैड तू जीत गया, ठीक है। 40-60 में बात कर लेते हैं, क्योंकि 60 फेंगयुआन लेगा, 40 अपना लैंड्सफिर, इसलिए। फेंगयुआन के पास पैसे तो नहीं थे लार्ज स्केल इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट के लिए, और लांग या लैंडस्पेड इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा था। उसको और ज़्यादा रिसोर्स चाहिए थे। लांग या लैंडस्पेड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मतलब एक तरीके से मजबूरी में भाई कोई कंडीशन माननी पड़ गई फेंगयुआन की। नॉर्थर्न प्लेन्स में बाइज़ू ग्रोटो हेवन का सीन दिखाया जाता है। एक लेविश हॉल में पार्टी चल रही थी। हेवनली लॉर्ड बाइज़ू रैंक 8 गू इमॉर्टल वीआईपी सीट पर बैठा था। बाइज़ू हंसकर कहता है, ये डिश मुझे बहुत बहुत बढ़िया पसंद आई, और उसका नाम था फ्लाइंग वर्जरा सेंटीपीड, ये डिश का नाम था। और चारकोल फायर पे रोस्ट किए हुए खा रहे थे, और मतलब मस्त एंजॉय हो रहा था यहाँ पे। और क्वीन बाईशेंग ने बिना शर्म के एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। क्वीन बाईशेंग कहता, वाह क्या टेस्ट है। फेरी लिशान कहती है ज़्यादा ग्रेटफुल तरीके से, और खा के बोलती है, बहुत टेस्टी यार, सॉफ्ट है, एकदम च्यूई है, कितना क्रीमी टेक्सचर है इसका। सेंटीपीड खा रहे हैं, कन खजूरा भाई साहब। बाइज़ू कहता है, इस डिश पे 8 दिन 8 रात लगा दिए थे मैंने, मेरी बेस्ट क्रिएशन में से एक है। बाइज़ू के कुकिंग स्किल पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में मशहूर थे। क्वीन बाईशेंग कहती है, ऑक्शन के लिए आपको कन्विंस भी कर लिया और ये डिश भी मिली, हम तो लकी हो गए यार। फेरी लिशान कहती है, हम अलायंस ट्रीटी साइन कर चुके हैं, अब मुझे चलना पड़ेगा। बाइज़ू हंसकर कहता है, प्रिंस फेंग शियान को भी बुला लेना, वरना बाकी सब आ रहे हैं, सिर्फ वही नहीं आ रहा है। फेरी लिशान और क्वीन बाईशेंग जा रहे थे, तब फेरी लिशान को एक अर्जेंट मैसेज मिलता है फेंगयुआन का। फेरी लिशान कहती है, एक इंसान से मिलवाना है। तभी फेंगयुआन उसके इमॉर्टल प्रेमिसेस से बाहर आया। फेंगयुआन कहता है, लॉर्ड क्विंग, आपका नाम काफ़ी टाइम से मैं सुन रहा हूँ। क्वीन बाईशेंग ने देखा कि फेंगयुआन सिर्फ एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, तो इंटरेस्ट चला गया उसका। लेकिन फेरी लिशान के साथ क्लोज़ था, इसलिए लाइटली इसने थोड़ा स्माइल कर दिया कि हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। एटीट्यूड है यार, एरोगेंट भाई। क्वीन बाईशेंग कहता है, आप हो कौन? फेंगयुआन कहता है, मेरा नाम है शाह हुआंग। भाई साहब एक और नई आइडेंटिटी, शाह हुआंग है। एक बड़ा ट्रांज़ैक्शन है, आपसे बात करनी थी। जब फेंगयुआन ने बताया कि वो गो इमॉर्टल की ब्लेस्ड लैंड बेच रहा है, दोनों फेरी लिशान प्लस अपनी क्वीन बाईशेंग, दोनों लोग शॉक हो गए। दोनों हिल गए, क्योंकि फेरी लिशान तक को नहीं पता था। यहाँ पे फेंगयुआन ने बस उससे इतना बोला था कि मुझे उससे मिलवा दो, बस मेरे को एक ट्रांज़ैक्शन करना है, बस उसने इतना ही बताया। अब जब उसने रिवील करा कि क्या करना है ट्रांज़ैक्शन में, तब पता चला, क्योंकि ऑक्शन तो फेरी लिशान भी करवा रही है ना, इसलिए।
वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई इन लोगों की, तो फेरी लीशान की हेल्प से फेंग युआन यहाँ पे आया था। फेरी लीशान कहती है, शाह हुआंग सच में ब्लेस्ड लैंड बेच रहे हो क्या? यानी अपना फेंग युआन को कह रहे थे, शाह हुआंग यानी फेंग युआन, तो ध्यान रखना, भूल मत जाना। फेंग युआन यहाँ पे एकदम कैजुअल स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मेरे पास नहीं है, बस मैं बस काम कर रहा हूँ किसी के बदले। एक्चुअली वो प्रॉफ़िट ले रहा था डील में, लेकिन आधा सच बताया था उसने। क्वीन बाईशेंग ने शायद सोचा कि ये किसी बड़े ओल्ड मास्टर का बंदा होगा, तो उसे रिस्पेक्ट दिखाना उसने अब स्टार्ट कर दिया। क्वीन बाईशेंग कहता, भाई इतनी बड़ी डील में तुम मुझ पे भरोसा कर रहे हो, मैं कैसे मतलब मैं कैसे ही मना कर दूँगा यार। फेंग युआन कहता है, थैंक्स लॉर्ड क्विंग। क्वीन बाईशेंग हँसते हुए कहता है, गो इमॉर्टल्स की ब्लेस्ड लैंड, ये ऑक्शन तो धमाका होने वाला है। क्वीन बाईशेंग ने फेंग युआन के शोल्डर पे हाथ मारा। लॉर्ड क्विंग क्या बोल रहे हो भाई? अगर तुम चाहो तो मुझे ब्रदर बुला लो। फेंग युआन कहता है, ब्रदर क्वीन। क्वीन बाईशेंग कहता है, हाँ, 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 ब्रदर शाह। क्वीन बाईशेंग एक इंटरेस्टिंग बना था, पावर लेवल भी शीली जैसा था, लेकिन नेचर काम और फ्रेंडली था। इस बार फेंग युआन ने अनफेमिलियर फेस नाम का भेस यूज करा, बदलने वाला भेस, ताकि अपनी असली आइडेंटिटी को हाइड कर सके, क्योंकि अगर क्वीन बाईशेंग को पता चल जाता कि मा होंगयुन और जाओ लियान्युन ने कुछ भी रिवील कर दिया है, तो उसका असली ज़ॉम्बी फॉर्म एक्सपोज हो जाता। हाई लाओलान, ताई बाईशेंग और फेंग युआन का असली फॉर्म जो था, मतलब एक तरीके से फॉर्म क्या बोले, एक तरीके से ये तीनों लोग ना किससे रिलेटेड है? 88 ट्रांग बिल्डिंग के गिरने से, इसलिए वही बचे सर्वाइवर्स हैं। और अभी नॉर्थर्न प्लेन्स में आउटसाइडर के खिलाफ फुल यूनिटी चल रही थी। अगर उनका असली चेहरा सामने आ गया तो पूरा सीन ही बिगड़ जाता। इसलिए फेंग युआन ने नाम रखा था शाह हुआंग। हाइट छोटी, आर्म्स नॉर्मल और फेस से एकदम पावरलेस लुक बनाया था। दिखता अभी भी ज़ॉम्बी है भाई अपना, लेकिन वही है कि ह्यूमनाइड तक आ गया है। मतलब वैसे वाला ज़ॉम्बी है, समझ रहे हो ना, नॉर्मल वाला ज़ॉम्बी। फेरी लिशान को पहले से सब बताया गया था। ये दोनों पहले से ही स्नोई माउंटेन अलायंस के अंडर प्लान कर चुके थे। फिर भी क्वीन बाईशेंग ने उसे लाइटली नहीं लिया था, इक्वल्स पे एकदम बात कर रहा था। फेंग युआन मन ही मन बोला, ये बंदा सच में स्मार्ट है, तभी नॉर्दर्न प्लेन्स के इतने बड़े गु इमॉर्टल मतलब सीन में अपना फ़ायदा निकाल पाया है। क्विन बाईशेंग भी सोच रहा था, ये रैंक 6 ज़ॉम्बी लग रहा है, भले थोड़ा नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन इतनी प्रोबिंग के बाद भी कुछ रिवील नहीं करा इसने। डेफिनिटली कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। फेरी लिशान साइड में खड़ी स्माइल कर रही थी। फेरी लिशान कहती है, तुम दोनों की बात सुन के लग रहा है जैसे पुराने बिछड़े दोस्त या भाई मिल गए हों। फेंग युआन कहता है, मुझे तो शर्म आ रही है। क्विन बाईशेंग कहता है, वही तो, क्या सीन है यार, भाई भाई बन जाएं क्या फिर? फेरी के माउंटेन प्लेज गु से ओथ लेते हैं, जब तक मेरे पास खाने को हो तुझे भूखा नहीं रहने दूँगा, यानी पूरा हिस्सा बराबर दूँगा, सब कुछ इक्वल बाँटूँगा, कोई चालाकी, गिरीडीपना ये सब कुछ नहीं करूँगा, सब इक्वल रखेंगे। एक तरीके से बोलने का तरीका था ये। फेरी लिशान एकदम शॉक्ड थी, उसे लगा क्वीन सच में ये सब बोल रहा है क्या? फेरी लिशान मन में कहती है, कहीं क्वीन बाईशेंग ने फेंग युआन का ये जो पहचान है, पहचान तो नहीं लिया कि ये असली में 8 आर्म ज़ॉम्बी है, मतलब नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है, ये फेंग युआन है। फेंग युआन ने एक इनोसेंट एक्सप्रेशन लिया, मैं कैसे लायक हो सकता हूँ इस चीज़ के? क्वीन बाईशेंग कहता है, अरे भाई, ये तो फेट का सीन है, या तू मुझसे मतलब तू मुझे लाइटली ले रहा हो क्या पता, क्योंकि मेरे पास कोई फ़ोर्स नहीं है। फेंग युआन सोचता है, मेरे अनफ़ेमिलियर फ़ेस के बावजूद लगता है इस बंदे ने कुछ फ़ील कर लिया। शायद उसे लग रहा हो कि मैं 88 रॉन्ग बिल्डिंग का कल्प्रिट हूँ। इस बंदे के दिमाग में मतलब कुछ चीज़ें हैं, खतरनाक चल रही है, इससे बच के तो रहना पड़ेगा। फेंग युआन कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी भाई जैसा फ़ील आया, लेकिन मैं छोटा आदमी हूँ और कुछ चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भाई नहीं सोच सकता बताने का तरीका, लेकिन क्या पता इन्हें कि असली प्लानर तो यही है अपना फेंग युआन। इनर थॉट ये था कि अगर माउंटेन प्लेज ले लिया तो उसके कंट्रोल में आ जाऊँगा। क्वीन बाईशेंग कहता है, समझ गया भाई, तू टेंशन मत ले, ज़रूरत पड़ी तो मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। फेंग युआन कहता है, फेरी, एक काम के लिए मुझे तुम्हारा माउंटेन प्लेज गु चाहिए। फेरी लिशान हेजिटेट करती है। शाह हुआंग, हम लोग प्रिंस फेंग शियान को इनवाइट करने जा रहे हैं, उसका मूड खराब हो गया तो क्वीन यहाँ पे जो क्वीन बाईशेंग था कहता है, अरे नहीं, प्रिंस फेंग शियान तो राइटिस बंदा है, तुम लोग जाओ, मैं शाह हुआंग भाई को माउंटेन प्लेज गु दे देता हूँ। फेंग युआन कहता है, थैंक्स, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊँगा। क्वीन बाईशेंग कहता है, शाह हुआंग भाई हमारे साथ चलो ना, प्रिंस से मिलने का मौका मिलेगा। फेंग युआन सोचता है, ये तो रैंक 8 गु इमॉर्टल है, उसके पास इन्वेस्टिगेट इमॉर्टल गु भी हो सकता है। मेरा ये जो भेस बदलना है, कहीं वो मतलब टिक ना पाए, उसके सामने पहचान ले फिर, ये सब दिक्कत थी। फेंग युआन ने पोलाइटली रिफ्यूज़ किया। दोनों जैसे ही स्काई में डिसअपीयर हुए, उसका एक्सप्रेशन एकदम से कोल्ड हो गया। फेंग युआन कहता है, क्वीन बाईशेंग नॉर्मल नहीं है, एक्टिंग स्किल तो भाई मेरे लेवल तक की है उसकी, यानी मतलब बहुत खतरनाक है बंदा। काश ये पिछली लाइफ में ब्लड हंटर से ना टकराया होता। ब्लड हंटर मरा था क्या इनके हाथों? ये ब्लड हंटर कोई होंगे। फिर दूसरी डायरेक्शन में वो उड़ गया। थोड़ी देर बाद फेंग युआन मिला कुछ अज़ूरे ऑस्ट्रिचेस से। ऑस्ट्रिच होते हैं बड़े कैमल जैसे
पीठ वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग और स्काई एकदम बॉस होते हैं। एक तरीके से स्काई में बहुत बढ़िया उड़ते हैं या ट्रैवल करते हैं। एक तरीके से ज़मीन का ऊँट है मान लो रेगिस्तान में, तो ये स्काई के हैं कुछ बढ़िया ट्रैवल वाले कुछ भी हैं, साथी-वाती जो भी मान लो इनको। फेंगयुआन स्काई में फ्लाई कर रहा था और रास्ते में उसका सामना हुआ था एक अज़ूरे ऑस्ट्रिच ग्रुप से। ये एक मैरिड बीस्ट ग्रुप था। जैसे ही उन्हें फेंगयुआन दिखा, उन्होंने चिल्लाया और उसकी तरफ आए। लेकिन जैसे ही इमॉर्टल ज़ॉम्बी ऑरा का फ़ील किया, सारे के सारे डर के मारे भाग गए। फेंगयुआन सोचता है, पहले लाइफ़ में तो ऐसे बीस्ट देख के मुझे छुपना पड़ता था, बट अब कुछ मतलब अब के लिए तो ये लोग ही मुझसे देख के डर के भाग रहे हैं भाई, खतरनाक। फेंगयुआन सोचता है कि मतलब था भाई, अब तो उसका एक फ्लैशबैक मेमोरी आता है कि पिछली लाइफ में ना इसी टाइम तक बाई नेम क्विंगबा माउंटेन उड़ा दिया था और मैं एक कारवां में था जो रोज़ ज़िंदा रहने के लिए स्ट्रगल करता रहता था उस कारवां के अंदर। इस टाइम की बात बता रहा है, अभी तक वो कारवां में ही था पिछली लाइफ में। बहुत टाइम लग गया था उसको, बहुत अननेसेसरी टाइम उससे बिता दिया था ऐसे ही। 200-300 साल लग गए थे उसको लेवल अप करने में, समझ रहे हो ना इसलिए। उसने 300 साल तक साउथर्न बॉर्डर और वेस्टर्न डिज़र्ट और ईस्टर्न सी में ट्रैवल किया था, तब जाकर वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में रैंक 5 गू मास्टर बना था। अभी कुछ मतलब डिकेड्स में ही इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया, यानी कुछ ही टाइम के अंदर। और रैंक 6 को गू इमॉर्टल भी अब टॉप टायर लेवल का बंदा बन चुका था। पिछली लाइफ में तो इतना नहीं था, लेकिन अब वो बन चुका था। मतलब इतना अचीव करने के लिए पिछली लाइफ में तो उसका 500 साल का एक्सपीरियंस लग गया सोचो। अब इस टाइम में तो बहुत जल्दी-जल्दी टाइम बीत रहा है, तो एक तरीके से बहुत आगे तक पहुँच गया है। फैंगियन कहता है रीबर्थ का एडवांटेज तो ह्यूज है, पर मैं हाई रिस्क सिचुएशन में खेल भी बड़ा खेला हूँ। ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। फिर वो सोचता है, ये जो ऑक्शन सीन है अब चल रहा है, ये मेरी लास्ट लाइफ में तो कभी हुआ ही नहीं था। अब उसका नेक्स्ट प्लान था कि ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करना और ये प्लान फास्ट फॉरवर्ड करना, जिससे थोड़ा आगे काम बढ़ सके, क्योंकि उसे जल्दी से अपना मतलब ह्यूमन फॉर्म भी आना है ताकि ह्यूमन में बदलने के बाद भाई आगे कल्टीवेशन कर सके। उसका पहला प्लान था डार्क लिमिट इमॉर्टल को लेना, ताकि हाँ, अपना प्रेज़ेंस छुपा सके, वरना लोग उसको छोड़ेंगे नहीं भाई। पर शुई ज़ोंगज़ी और हाई चेंग वाले केस में सबका ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था। दूसरा प्लान मा होंगिन और ज़ाओ लियानिन को खत्म करना, लेकिन अब दोनों क्वीन बाईशेंग के हाथ में थे और नॉर्थर्न प्लान्स के हर गो इमॉर्टल की नज़र उस पे थी। फेंगियोन कहता है, अब तो ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करना ही पड़ेगा, चाहे रिस्क क्यों ना हो। रास्ते में और भी बर्ड्स मिले, लेकिन सब उसके ज़ॉम्बी ऑरा से ही भाग रहे थे। सिर्फ एक बार एक डेसोलेट बीस्ट फ्लाइंग स्नेक दिखा। फेंगिवान ने टाइम वेस्ट ना करते हुए उसे अवॉइड करा और हाफ दिन बाद फाइनली उसके सामने एक माउंटेन आया, मतलब जिसका नाम था कूमू माउंटेन। सीन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो कूमू माउंटेन था ना, ये माउंटेन जैसा तो दिखता ही नहीं था, बल्कि एक जाइंट डेड वुडन ट्री जैसा था जो सीधा क्लाउड्स तक जा रहा था। ये वुड्स का नाम था ओल्ड अर्थ। ओल्ड अर्थ वुड का लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। ये जो पिलर था ना, इसकी एज कम से कम होगी मोर देन 1 मिलियन ईयर। रेकलेस सैवेज डीमन वनरेबल के टाइम से लेके रेड लोटस डीमन वनरेबल, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वनरेबल और थीविंग हेवन डीमन वनरेबल, जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल, फिर स्पेक्ट्रल सोल डीमन वनरेबल और फिर पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल तक सबके ज़माने देख चुका था ये ट्री भाई साहब। बहुत बहुत ही ज़्यादा यार। और जब पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल का डेथ हुआ, तब ये ट्री ज़िंदा था। जब इसके लीव्स ग्रीन और फ्रेश होते थे, तब ये पूरे स्काई को कवर करता था। फ्रूट्स भी इतने ज़्यादा होते थे कि भाई गिनना मुश्किल, और स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पे यूनिक ट्री फार्म्स बनाए जा सकते थे। अपने गोल्डन टाइम से ये ट्री नॉर्थर्न प्लान्स के स्ट्रॉन्गेस्ट गो इमॉर्टल या टॉप पावर के पास था, लेकिन टाइम के साथ सब बदल गया। ग्रीन लीव्स एकदम भाई मुरझा गए, ट्रंक जो था इसका सड़ गया, ग्लोरी खत्म हो गई जो इसकी थी कभी, और ये सब एक साइलेंट और ग्लूमी स्ट्रक्चर बन के रह गया। पहले जहाँ लोग इसके लिए फाइट करते थे, अब ये अकेला सूना सा रह गया, और बस इसके खराब से ब्रांचेस अब सिर्फ छोटी सी एक शैडो बना पाते थे। और जैसे जैसे अपने ग्लोरियस टाइम का एक मतलब एक बेचारा सा वर्जन बन के रह गया है ट्री। अब इसका मेन ट्रंक मोस्टली डेड था, बस जो थोड़ा बहुत हिस्सा था वही जिंदा बचा था। जो चीज़ कभी एक मिस्टिकल ट्रेजर थी, अब वो ऐसी मतलब ऐसी चीज़ बन चुकी थी कि कोई यहाँ पे विजिट करना भी नहीं चाहता था। एक एज जाइंट की तरह पीछे झुका हुआ और शांत बैठा था। लाइफ के एंड का वेट कर रहा था ये ट्री, क्योंकि बहुत जी चुका था भाई, बहुत ज़्यादा। लेकिन फेंगजुआन यहाँ भाई बड़ी अजीब तरीके से आया, एकदम साइट सीन के लिए नहीं आया था। उसका कुछ और टारगेट था। वो टारगेट था इमॉर्टल ज़ॉम्बी जो इस ओल्ड अर्थ वुड के ऊपर रहता था। ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी पहले एक वुड पाथ गो इमॉर्टल था, उसका नाम था गुये। है गुये फेंगयुआन नाम, मतलब गुयू है उसका, इसका गुये है।
यू और ये में फ़र्क है, लेकिन फिर भी फ़ैमिलियर लग रहा है। अगर फेंगयुआन को नॉर्थर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करनी है, तो उसे किसी एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। उसने ऑलरेडी ज़ॉम्बी अलायंस का पूरा इन्फो फ़ेरी रिशान से ले लिया था। गू ये कि मतलब चूज़ करने का रीज़न ये नहीं था कि वो स्पेशल था, बस ये था कि वो सबसे पास था इसलिए उसके पास जा रहे थे। जैसे ही फेंगियन ट्री के क्लोज़ आया, उसने अपनी फ्लाइंग स्पीड स्लो करी, लेकिन गुये अभी तक सामने नहीं आया था। फेंगियन ऐसे देखते हुए कहता है, गुये का अलर्ट लेवल तो बिल्कुल ज़ीरो है लगता है, उसने अभी तक महसूस नहीं करा क्या? फाइनली जब फेंगियन ट्री के तक एकदम पास पहुँच गया, उसने ज़ोर से बोला, ओल्ड अर्थ सिटी लॉर्ड यहाँ है क्या? मेरा नाम शांग हुआंग है, मैं आपसे मिलने आया हूँ। उसकी आवाज़ पूरे ट्री में गूंज उठी। ड्राई लीव्स ज़मीन पे गिर गए। ट्री के अंदर डीप कॉर्नर में एक फिगर बाहर आया। गू ये कहता है, और लोग आ गए? क्या तुम लोग सीरियसली समझते हो कि गू ये कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है? उसकी टोन में गुस्सा और थोड़ी बहुत हेल्पलेसनेस भी थी। गू ये फाइनली फेंगियन के सामने आया। उसका बॉडी येलोइश था, लंबा, पतला, बिल्कुल ओल्ड अर्थ वुड जैसा दिखता था। उसकी स्किन पे वुडन मार्किंग्स थे। एक प्रॉपर डेड वुड जैसे इमॉर्टल ज़ॉम्बी की बॉडी थी वैसे टाइप दिखता था। फेंगियन को देखते ही वो थोड़ा शॉक्ड लग रहा था। उसके फेस पे एकदम गुस्सा था, हेजिटेट करते हुए बोल रहा था। गू ये कहता है, मतलब सर कौन हो आप? अब सर कहने लग गया देखने के बाद कि फेंगियन कैसा दिखता है। फेंगियन कहता है, मैं शांग हुआंग हूँ। मजबूरी में इमॉर्टल ज़ॉम्बी बना हूँ रिसेंटली। ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करना चाहता हूँ। अगर सिटी लॉर्ड मुझे एक रिकमेंडेशन दे सकें, तो बड़ी हेल्प होगी। गू ये कहता, ओह! तो ये एक नया ज़ॉम्बी है, जो अलायंस जॉइन करना चाहता है। मिलके अच्छा लगा। उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, स्माइल करता है, क्विकली ग्रीट भी करता है। शायद अपने जैसे लोगों को देखना तो बड़ी बात होती है ना इसलिए। गू ये कहता है, मैं तो समझा छोड़ो, रहने दो कोई नहीं, मैं नहीं बोल रहा, उसने बोला ही नहीं। बस सिर्फ़ एक बात है, प्लीज़ अंदर चल लीजिए, बाद में देखेंगे। फेंगियन धीरे से फ्लाई करता है, गू ये के पीछे-पीछे जाता है। वो दोनों पुराने ड्राई लीव्स और टूटे हुए ब्रांचेज़ के बीच से गुज़रते हुए एक डीप ब्रांच एरिया में पहुँचते हैं। ये जगह एक्चुअल एक सिटी थी। पूरे ओल्ड अर्थ वुड के ब्रांचेस से बनी हुई, कवर्ड थी, वुड जैसी ही लगती थी, एकदम यूनिक वाइब। और वुडन हाउस लिंक्ड थे एक दूसरे से, कुछ टेल से लिंक थे, कोई मतलब छोटे घर थे, कोई एकदम स्क्वायर वाले थे, कोई टावर थे बड़े बड़े, सिटी टाइप था। और इंटरकनेक्टेड स्ट्रीट्स थी, सब कुछ ब्रांचेस के ऊपर था। सब एकदम भाई एकदम ब्लड वेसल्स जैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, ऐसे ये सब कनेक्ट थे। वाइन लैडर जैसी थी, कुछ तो लटक रहे थे, कुछ एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आधा सिटी डिस्ट्रॉयड था और बहुत सारे हाउस ऑलरेडी कोलैप्स हो चुके थे। येलो वाइन्स अब ग्रीन नहीं रहे थे और एकदम व्हाइट सस्टेन नहीं कर पा रहे थे और एकदम मतलब कोल्ड हो चुके थे, एकदम ठंडे, एकदम ऐसे जम से रहे थे। बहुत एकदम होता है ना, ट्री जब मर जाता है कैसा होता है वैसे टाइप का। कोल्ड वाइंड्स जब भी ब्लो करती तो वाइन्स टूट जाते और नीचे गिर के लाउड क्रैशिंग साउंड आती। यानी ये जो ट्री था इसके ऊपर आस-पास जो हवा चलती थी ना, जिसकी वज़ह से ठंडी-ठंडी हवा लगती थी, एक तो मर चुके थे तो ये ट्री क्या कर पाएँगे, अपना बचाव तो कर नहीं सकते। जमने के बाद या ज़्यादा ठंडा होने के बाद ये गिर जाते हैं नीचे और बूम आवाज़ आती है जैसे कोई पहाड़ से एक पत्थर गिरा है नीचे। वो ये कहता है, ये ओल्ड अर्थ सिटी है, ऐसे ही सही है लेकिन वाइब अभी भी थोड़ी बहुत बची है इसकी पुरानी वाली। पहले तो ये जगह फुल एक्टिव थी, नॉर्थर्न प्लेन्स के टॉप कैरेक्टर्स यहीं मिलते थे। ये एरिया एक टाइम पे हार्ट था इस ज़ोन का। फेंगियन आस-पास देखते हुए कैज़ुअली देख कहता है, हाँ, सिटी डेड हो गई है, कुछ भी नहीं बचा और तुम मुझे ओल्ड अर्थ सिटी लॉर्ड कह रहे हो। ये टाइटल अब मतलब एक तरीके से हॉलो बन चुका है, कुछ मज़ाक है, जोक है, कुछ भी नहीं रहा ये। फेंगियन मतलब ये कहता है। गोयू अब यहाँ पे गुयक एकदम बिटर स्माइल कहते हुए कहता है, ऑनेस्टली अगर ये प्लेस वुडपाथ का एक रिसोर्स है, एकदम विल्टेड एसेंस प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ कोई मतलब कोई नाम नहीं लेता एक दूसरे का, यहाँ पे बस ऐसे ही नाम चलता है। यानी कोई ऐसे नहीं कहता कि तुम इसके लॉर्ड हो या जैसे पहले यहाँ पे चलता था ना, वैसे कुछ नहीं चलता। फेंगयुआन बस सिर हिला के कहता है, सच में? गो ये कहता है, हाँ, अगर पहले पता होता कि ये प्लेस इतना मतलब बेकार होने वाला है, तो मैं ज़ॉम्बी अलायंस से ड्यूटी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि यहाँ पे मैं रहूँगा। अब तो बस थोड़ा टाइम बचा है मिशन कंप्लीट होने से, फिर निकल जाऊँगा यहाँ से। भाई मेरी हालत देख लो और सीख लो, जब ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करो, तो ये ओल्ड अर्थवुड गार्ड वाली ड्यूटी तो कभी मत लेना यार। फेंगयुआन को ऑलरेडी लग रहा था कि गुये इंजर्ड है। जैसे ही उसने ये बोला, फेंगयुआन ने उसके फेस पे एकदम गेज़ डाला। उसका फेस लिटरली एकदम स्वेलन था, यानी बहुत एकदम सूजन-सूजन सी आ गई थी। एक साइड से ऐसा लग रहा था जैसे पिंक-पिंक पीच चिपका हुआ हो, दूसरी साइड में फेस एकदम अंदर धँस रहा था, जैसे क्रैक्स आ गए हों, कुछ दब रहा हो। पूरे फेस ऐसा लग रहा था जैसे कोई एकदम बहुत अजीब टाइप का वाटरमेलन हो, आधा दबा आधा पिचका ऐसे टाइप का।
और चेस्ट पे एक लंबा-सा स्कार था। वो स्कार एकदम शैलो था, लेकिन इंजरी काफ़ी बड़ी थी। उस पे एक डार्क पर्पल पॉइज़नस गैस स्पाइरल हो रही थी। फेंग यून कहता है, "अगर ब्रदर गू ने नहीं बताया तो होता तो मैं तो खुद पूछता कि ये जो मेरे को दिख रहा है, ये जो इंजरी है कहाँ से मिली?" गू ये एकदम सैडली कहता है, "भाई, तुम अभी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बने हो जस्ट अभी-अभी, इसलिए इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ की असली तकलीफ़ नहीं समझ पाए होगे।" वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करने ही वाला था कि एक भैम से आवाज़ आई, एक ह्यूज साउंड आई, पूरे ट्री एकदम से हिल गया, ड्राई लीव्स तेज़ी से गिरे और एकदम भाई ब्रांचेस पिलर से एकदम टकरा-टकरा के ग्राउंड पे क्रैश हुए। गुइये का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया, तभी बाहर से किसी ज़ोर की एकदम चिल्लाने की आवाज़ आई। अननोन वॉइस कहती है, "गुइये बाहर आ जा, ये डिवाइन लॉर्ड आया है तुमसे डील करने।" गुइये एकदम भाई आँखों में एकदम गुस्सा लेके एकदम भाई दाँत घिस के कहता है, "फिर से डिवाइन लॉर्ड तियान-डू आ गया?" फिर से बैम आवाज़ आई, फिर एक और लाउड साउंड आई, ट्री फिर से हिल गया और जितने भी लीव्स थे एकदम रेन जैसे नीचे गिरे, वुडन हाउसेस कोलैप्स हो गए, स्मोक डस्ट बाहर आ गया और एकदम हवा में एकदम भाई डस्ट फैल गई और नीचे वो गिरा आके। फिर एक और वॉइस बाहर से आई, अननोन वॉइस थी ये। वो ये कहता है, "बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ गुये।" ऐसे चिल्लाया जा रहा था, "बाहर आ गुये।" और गुये यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, बस मुँह बंद है, बस वो यही सोच रहा है, फिर से आ गया, फिर से आ गया। और फिर एक और बैंग आवाज़ आई, ओल्ड अर्थ वुड का जो अंदर का हिस्सा था, सब एकदम ये ना एक तरीके से तोड़ा जा रहा है सब कुछ यार। क्लियर पता चल रहा था कि इस दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती तो नहीं है, कुछ दुश्मनी है। गुये का फेस अब और भी अगली हो गया। उसने फ़ीस टाइट की, कुछ डीप ब्रेथ्स लिए, फिर ज़बरदस्ती स्माइल करते हुए गया। ब्रदर शाह, तुम यहाँ रिलैक्स करो, मैं भी अभी आता हूँ बस, यहाँ पे स्माइल करते हुए गया था। फैंगन कहता है, नो वरी, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, देखते हैं। गुये ने एक इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथ जोड़ के बोला। गुये कहता है, तो पहले ही मतलब पहले ही भाई का शुक्रिया मैं अदा कर देता हूँ मेरे साथ चलने के लिए। मतलब एक तरीके से फेंगयुआ ने यही कह दिया कि मैं तेरी हेल्प कर दूँगा अगर ये प्रॉब्लम देने वाला बंदा है तो, इनडायरेक्टली कहा है तो इसने पहले शुक्रिया बोल दिया। दोनों ओल्ड अर्थ वुड ट्री के बाहर निकले जहाँ उन्होंने स्काई में 2 रैंक 6 गुई मोटर्स को देखा। एक का बॉडी बहुत ही मस्कुलर था, स्किन ब्रोंज़ कलर की थी और उसके ग्राउंड लाइटनिंग घूम रही थी आस-पास उसके एकदम एकदम ग जैसे ग्राउंड से एकदम ज़मीन से ऊपर उठते हुए ऐसे टाइप की, ऐसे घूम रही थी। उसका नाम था डिवाइन लॉर्ड त्यांडू, दूसरा थोड़ा-सा वाइल्ड लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे। हाथ में स्कल था, उसका नाम था शी हाउ। फेंगयुआन को देख के डिवाइन लॉर्ड तियान मोमेंट के लिए एकदम शॉक्ड हो गया, फिर हँसा। डिवाइन लॉर्ड तियानडू कहता, "हाँ, गुइये ने तो किसी को बुला लिया मदद के लिए, पर क्या फ़ायदा? एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी ढूँढ के ही तो लाया है ये।" उसकी टोन और क्लियर और इमॉर्टल ज़ॉम्बी के लिए मतलब डिसरिस्पेक्ट थी। गुइये कहता है, "तू?" गुइये के गुस्से एकदम भाई बाहर निकला था, एकदम गुस्से में एकदम क्या बोले, भाई का मूड खराब था। डिवाइन लॉर्ड तियानडू ने हाथ हिलाया और एकदम बोर वाले एक्सप्रेशन के साथ कहता है, बोर होते हुए कि मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। मुझे पता है तेरे पास थोड़ा ही विल्टेड एसेंस बचा है। मेरा दोस्त तेरे से एक 150 किलो विल्टेड एसेंस खरीदना चाहता है, एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले। गू ये कहता है, "एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन के लिए 150 किलो? अरे! ये तो सीधा लूट है।" यहाँ पे शी हाउ ने चीख के बोला, उसकी आवाज़ में सार्केज़्म था। शी हाउ कहता है, "लूट भी तो चलेगा ही, पर तू डिवाइन लॉर्ड का दोस्त है, इसलिए मैंने सोचा एक बार ऑफ़र कर दूँ। वरना तो शायद ये लोग छीन लेते, इसलिए आए थे।" वो क्लियरली एटीट्यूड दिखा रहा था, जैसे ये जो अपना गू ये बंदा है, कुछ नहीं है उसके सामने। वो ये कहता है, "तुम दोनों बिल्कुल बेशर्म हो, सीधे जंगल के एकदम भाई डाकू लग रहे हो, एकदम लूटने आ गए।" उसकी आँखों एकदम एकदम आँखों में वाइडली ओपन हो गई, उसका गुस्सा साफ-साफ दिख रहा था, लंग्स एकदम भाई फटे जा रहे थे गुस्से में। वो अटैक नहीं कर रहा था लेकिन, वो अंदर से तूफ़ान झेल रहा था, गुस्सा भी था, मजबूरी भी थी। दूसरी साइड के दोनों रैंक 6 गू इमॉर्टल थे और गू ये खुद भी रैंक 6 गू इमॉर्टल था, ज़ॉम्बी वाला। उसकी ब्लेस्ड लैंड ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। उसके पास बस कुछ ही इमॉर्टल एसेंस स्टोन बचे थे और अगर वो फाइट करता तो क्या मतलब क्या ही करता, मतलब क्या ही यूज़ कर लेता उसमें। छोड़ो, जीतने का तो सवाल ही नहीं है। अगर किसी तरह जीत भी जाता तो उसका ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस भी एकदम से खत्म हो जाता और ब्लेस्ड लैंड से कोई रिफिल तो मिलता नहीं है। तो फिर इमॉर्टल एसेंस स्टोन का कोई रिसोर्स है नहीं भाई के पास। जितने एसेंस स्टोन है वही यूज़ करने पड़ते और एक ही फाइट में पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाता। वो ये फुल टेंशन में उठा और उसने फेंगियोन की तरफ देखा। वहीं पे डिवाइन लॉर्ड तियानडू और ये जो शी हाउ है, फेंगयुआन को देख रहे थे। तियानडू ऑलरेडी गुयू के काफ़ी बार मतलब ब्लैकमेल तो कर चुका था, उसका पूरा बैकग्राउंड पता था उसे, पर फेंगयुआन के बारे में वो कभी नहीं जानता था। उसे पता ही नहीं था कि ये लोग हैं कौन। उसको लगा कि शायद फेंगयुआन गुये का सपोर्ट बन के आया है, पर क्वेश्चन ये था कि कोई अजनबी फेंगयुआन बिना वजह के मतलब गुये का सपोर्ट क्यों करेगा, उसकी हेल्प क्यों करेगा ऐसा अजनबी फेंगयुआन। टियानडू का एक्सप्रेशन थोड़ा-सा सस्पिशियस हो गया। उसने थोड़ा-सा वीक टोन में बोला, गुये से पूछा डिवाइन लॉर्ड क्या कहता है, भाई गु,
क्या सीन है ये लोग कौन हैं? इतना रिडिकुलस डिमांड कर रहे हैं और ज़ॉम्बी अलायंस मतलब कुछ कर रहा है क्या? ये लोग तुम्हारे पास क्यों आए हैं? फेंग युआन का एकदम डाउट फिल्ड टोन मतलब सुन के गुये ने पूरा एकदम होप छोड़ दिया था और उसने थोड़ी-सी साँस भरी और बोला, गुये कहता है, "ज़ॉम्बी अलायंस इंटरफेयर कर सकता है, पर मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। जब लीडर ज़िंदा था, तब थोड़ा ठीक था, पर अब तो छोड़ो, क्या बोलें? जब तू ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करेगा भाई ना, तब सब कुछ समझ जाएगा।" क्या वो ये ऐसा लग रहा है कि फेंगयुआन इसकी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्या करेगा कि नहीं करेगा। फेंगयुआन कहता है, "ऐसा है क्या?" उसका फेस पे परफेक्ट एक्सप्रेशन था, शॉक, डिसअपॉइंटमेंट और फ्यूचर के लिए थोड़ा वरी भी। उसकी बात सुनकर डिवाइन लॉर्ड तियानडू और शी हाउ ने एक-दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरे पर छुपी हुई खुशी एकदम आ गई, क्योंकि उन्हें पैसा मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा है या मैं इससे पैसे नहीं लेने देगा, यानी वो इमॉर्टल एसेंस स्टोन के बदले एक तरीके से इसको लूटने नहीं देगा, इससे वो जो 150 किलो है ना, वही लेना है मुझे, लेने नहीं देगा, फेंगयुआन दिक्कत देगा, फेंगयुआन क्या हेल्प के लिए आया है, फेंगयुआन क्या ज़ॉम्बी अलायंस की तरफ से आया है, हेल्प माँगी है गुये ने। बहुत सारे क्वेश्चन थे इनके मन में, लेकिन अब कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था। डिवाइन लॉर्ड तियानडू कहता है, "ये नया-नया इमॉर्टल ज़ॉम्बी है क्या? अलायंस जॉइन करना चाहता है क्या?" क्योंकि उसने उसकी बात सुन ली थी। शिहाओ कहता है, "बढ़िया है, इसे भी लूटेंगे आगे चल के।" दोनों आपस में वॉइस ट्रांसमिट कर रहे थे और जैसा उन्होंने सोचा था, गुये को फाइनली उसका डिमांड एक्सेप्ट करना ही पड़ा। उसने 150 किलो विल्टेड एसेंस सिर्फ एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन में बेच दिया। डिवाइन लॉर्ड तियानडू कहता है, "हा, हा, हा, हा! मज़ा आ गया भाई, क्या डील थी?" शिहाओ कहता है, "गुये, अगले टाइम किसी को बुलाएँ ना हेल्प के लिए, तो एटलीस्ट ज़िंदा बंदा तो हो मतलब ज़ॉम्बी ना हो।" ऐसे कह रहे थे और दोनों हँसते-हँसते वहाँ से चले गए। गुये ने डिसअपॉइंटमेंट भरे टोन में बोला, उसका सर एकदम झुक गया। गुये कहता है, "ये सीधा-सीधा क्या बोले? मेरे को लूट रहे हैं। यहाँ एक सेकंड भी मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा दिमाग खराब होता है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ।" फेंगयुआन यहाँ पे होराइज़न की तरफ देख रहा था, जहाँ डिवाइन लॉर्ड टियानडू और शी हाओ डिसअपियर हो गए थे। फिर उसने अपनी नज़र हटाई और उसके पास खड़े इमॉर्टल ज़ॉम्बी गुये की तरफ देखा। आँखों में थोड़ा-सा डाउट था। फेंगयुआन हल्के से काँपती हुई आवाज़ और हेजिटेट आवाज़ में कहता है, "ब्रदर गू, एक बात पूछ सकता हूँ? ऐसा कितनी बार हो चुका है?" गुये ने अपने एक्सप्रेशन से दुःख को एकदम दबा लिया और फिर उल्टा फेंगयुआन के शोल्डर पे हाथ रख के उसे कम्फर्ट करा और कह रहा है, ज़्यादा बार नहीं हुआ, बस क्वीन बाई शेंग के ऑक्शन का टाइम पास आ रहा है ना, और कुछ बेशर्म लोग हर पॉसिबल ट्रिक ट्राई कर रहे हैं ताकि उनके पास इतना कैपिटल हो सके कि वो बड़े इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके। फेंगयुआन ने उसकी हेल्प नहीं की थी, बट गुये ने कोई ब्लेम नहीं डाला था। उसने वैसा ही मतलब उम्मीद कर रखी थी कि फेंगयुआन ऐसा ही करेगा, इसलिए उसका दर्द और डिसअपॉइंटमेंट फेंगयुआन से रिलेटेड नहीं था। इस छोटी-सी मुलाकात के बाद वो ये और ज़्यादा कन्विंस था कि फेंगयुआन भी उसी जैसा सिचुएशन में है या शायद उससे भी ज़्यादा बुरी हो सकता है। एक गिरा हुआ इमॉर्टल जो मजबूरी में इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया। फेंगयुआन फेक गुस्से पर कहता है एकदम फेस गुस्सा दिखाते हुए, पर ये बिहेवियर तो काफ़ी गंदा है ना। ये एक्सप्रेशन गुये को असली लगा। गुये थोड़ा-सा आयरनी के साथ कहता है, कुछ तो है जो बेइज्जती को छुपा सकता है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ इमॉर्टल एसेंस स्टोन उठाया। ये वही प्राइस था जो शी हाओ और डिवाइन लॉर्ड टियानडू ने दिया था, 150 केसी विल्टेड एसेंस के बदले। गुये ने स्टोन को हिलाकर दिखाया। वो ये कहता है, देखो, डिवाइन लॉर्ड टियानडू और शी हाओ जैसे चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन ज़ॉम्बी अलायंस के नाम से उन्हें स्टिल अभी भी डर तो लगता ही है। उन्हें देना तो पड़ेगा ही, मतलब देखो, प्राइस तो पे करना पड़ेगा, भले उन्होंने कम करा है लेकिन करना तो पड़ेगा। फेंगियोन यहाँ पे शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मतलब ज़ॉम्बी अलायंस की फेस वैल्यू सिर्फ़ एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन है। गोये हँस पड़ा। वो कहता है, लेकिन उसकी हँसी में थोड़ा बहुत दर्द भी था और मजबूरी भी, लेकिन वो हँस रहा था कि क्या बात बोल दी भाई ने, बस एक एसेंस स्टोन। फिर उसने फेंगियोन के शोल्डर पे फिर से हाथ रखा, कहता है, ब्रदर शाह, तू अब इस स्टेज तक आ गया है तो इमॉर्टल ज़ॉम्बी की हार्डशिप और लिमिटेशन तो तू समझ गया होगा। हमारे ब्लेस्ड लैंड ऑलरेडी डेड होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है और ना ही इमॉर्टल एसेंस स्टोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीधा बोले तो हम लास्ट स्टेज पर हैं, एकदम लास्ट स्टेज है। इसी वजह से हमें और ज़्यादा एक्सटर्नल रिसोर्स पर डिपेंड करना पड़ता है, लिविंग गो इमॉर्टल से भी ज़्यादा। वो ये थोड़ा गहरे टोन में कहता है, और हाँ, तो शायद सुन चुका होगा, ज़ॉम्बी अलायंस में ऐसे कई इमॉर्टल ज़ॉम्बी हैं जैसे तू है। बट अगर तू चाहता है कि ये लोग तेरी बैक करें, यानी तेरी मतलब सपोर्ट बने, तेरी इज़्ज़त बनाए रखें, तो तुझे उनका प्राइस भी देना पड़ेगा। फेंगियुआन एक्टिंग एकदम क्लूलेस करते हुए कहता है, क्या प्राइस? कैसा प्राइस? गुये कहता है, हाँ, अगर तू किसी रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी से हेल्प लेना चाहता है, तो तुझे 2 इमॉर्टल एसेंस स्टोन देने होंगे और ये सिर्फ़ स्टार्टिंग प्राइस है। फाइनल कॉस्ट फाइटिंग की और इंस्टेंट मतलब एक तरीके से वो फाइट करेंगे,
तो वो फाइट कितनी अच्छी गई इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, इसलिए रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बी चाहिए तो कम से कम 20 इमॉर्टल एसेंस स्टोन लगेंगे और ये भी बेस प्राइस है। अगर तेरे पास काफ़ी इमॉर्टल एसेंस स्टोन है तो तू पूरे ज़ॉम्बी अलायंस को भी बुला सकता है। बट अगर पैसा नहीं है, ये प्राइस देना नहीं चाहता, तो फिर तेरी इज़्ज़त की कीमत तो सिर्फ़ वहाँ इतनी ही रह जाती है जितना उसने दिखाया था अपने हाथ में, एक इमॉर्टल एसेंस स्टोन। ये कह के गुइये ने वो इमॉर्टल एसेंस स्टोन ऊपर उठा के फिर दिखाया और यहाँ पे इमॉर्टल ज़ॉम्बी के ब्लेस्ड लैंड ऑलरेडी डेड होते हैं। मतलब एक तरीके से बिज़नेस करना तो मुश्किल होता है, इनकम आती ही नहीं है, तो उन्हें हर स्टेप केयरफुली लेना पड़ता है, एकदम प्लान करके। ज़्यादा केसेस में तो वो फाइट से भी ज़्यादा एडजस्ट करने का ऑप्शन चूज़ करते हैं क्योंकि फाइट में भी बीट्स खत्म होंगे, बीट्स कहाँ से लाएँगे? इमॉर्टल एसेंस स्टोन से। एसेंस स्टोन तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि रिसोर्स का कोई बिज़नेस है नहीं इसलिए। तभी वो अपनी बेसिक लाइफ़ सँभाल पाते हैं। जैसे फेंगयॉन के साथ पहले हुआ था, उसके पास खुद की ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस स्टोन बनाने का ऑप्शन ही नहीं था। उसे सिर्फ़ इमॉर्टल एसेंस स्टोन से काम चलाना पड़ता। जब उसकी फाइट हाई चैंग के साथ हुई, तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी और वो फिर से एक टफ सिचुएशन में आ गया था। पर किस्मत अच्छी थी, उसके पास हुई इमॉर्टल ब्रेसलेट था, जिससे उसका कनेक्शन एक तरीके से जो भले उसके पास जो प्राइमेसी है, मतलब इमॉर्टल प्राइमेसी वो भले डेड है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास एक्सटर्नल तो है ना, हुई इमॉर्टल ब्रेसलेट इसलिए। और सबसे ज़्यादा लकी पार्ट ये है कि उसके पास विज़डम गू का सपोर्ट था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी होने के बावजूद उसने विज़डम लाइट का फुल फ़ायदा उठाया है। सबसे पहले लांग या लैंड स्पीड के साथ इमॉर्टल गू रेसिपी का ट्रांज़ैक्शन हुआ, जिससे मतलब उसने टफ जो इतना खतरनाक सिचुएशन या टाइम चल रहा था उससे बाहर निकला। फिर उसने एयर से गू का मतलब इनोवेशन किया, गट्स गू का बिज़नेस शुरू करा जिसकी वज़ह से इमॉर्टल क्रेन सेट को भी झुकना पड़ा और उसका पूरा जीने का सेटअप ही काफ़ी बेटर हो गया। फेंगियोन अंदर से सोचता हुआ कहता है, अगर मेरे पास ये सब ना होता तो शायद मेरी हालत भी गुए जैसी ही होती। लेकिन सरफेस पे उसकी सिर्फ़ एक समझदार एक्सप्रेशन दिखाया, एक कदम पीछे हटा और अपने हाथों से रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोलता है। फेंगियुआन कहता है, ब्रदर गुइये, आपकी गाइडेंस के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। गुइये एकदम हेड शेक करते हुए कहता है, भाई, ये सब तो तू कुछ टाइम बाद समझ ही जाता ना, थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत है, चल, तुझे ज़ॉम्बी अलायंस ले चलता हूँ। फेंगियुआन फिर से गुइये के साथ ओल्ड अर्थ वुड के ब्रांचेस के बीच में गया और वुड सिटी के अंदर चला गया। गुइये ने उस सिटी के बीच में एक ह्यूज प्लाज़ा तक बनाया था। वो पूरा प्लाज़ा ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड भी था। फुटपाथ के टाइल्स एकदम टूटे हुए थे। आस-पास के जितने भी फ्लावर थे, जितने भी कुछ था, सब कुछ एकदम सूख चुका था, एकदम मुरझाया हुआ। गुइये और फेंगियुआन प्लाज़ा के बिल्कुल बीच में एकदम खड़े हो गए। गुइये शांत टोन में कहता है, राइस। उसने अपना प्राइमल एसेंस एक्टिवेट करा और तुरंत ही प्लाज़ा का फ्लोर एकदम ग्लो करने लगा। वो सॉलिड फ्लोर एक ट्रांसल्यूसेंट एकदम बन गया, जैसे कोई बड़ा जायंट जेड हो। जैसे ही नकली ग्रीन लाइट घूम रही थी और उसके अंदर कई गू वर्म्स के शैडोज़ मूव कर रहे थे। सेम टाइम पे गुए के बॉडी से कई इमॉर्टल गू निकले, मोस्टली रैंक 5 स्पेस पाथ और रैंक 4 वुड पाथ गू थे। ये सब गू वर्म फेंगियुआन के अपर मतलब आस जितने भी ऊपर होते हैं, एक तरीके से आस-पास हर जगह घूमने लग गए थे और एक तरीके का हरिकेन होता है ना, वैसा बनाने लग गए थे और धीरे-धीरे उसके सराउंडिंग जो थी वो डल होने लगी, लाइट जनरेट होने लगी। गोये का एसेंस फ्लो करते जा रहा था और लाइट की क्वांटिटी रैपिड स्पीड से बढ़ाई जा रही थी। कुछ ही सेकंड में एक ह्यूज ब्लूइश ग्रीन पैच बन गया और अनकाउंटेबल मॉर्टल वो किसी परफेक्ट रिदम में अपनी पावर कंबाइन कर रहे थे, लेयर्स बनाते गए और फाइनली एक पावरफुल सीन क्रिएट हुआ। गु ये समझते हुए कहता है, ये ज़ॉम्बी अलायंस का टॉप टायर मॉर्टल केयर मूव ग्रीन क्रिस्टल हीरोज पाथ है। ये लैक्स ऑफ ली तक कनेक्ट करता है। डायरेक्ट ओल्ड अर्थ वुड से हमारे ज़ॉम्बी अलायंस का मतलब एक तरीके से कनेक्शन है। तू जानता ही होगा, एक तरीके से जानते ही होगा, इमॉर्टल ज़ॉम्बी भी गो इमॉर्टल ही होते हैं। हमारी बॉडीज़ में भी दाव मार्क्स होते हैं, इसलिए नॉर्मल ट्रांसपेट मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का जो मेथड है, वो काम नहीं करता। फेंगियुआन ने अपना बस सर हिलाया और वो यहाँ पे बस देख रहा था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी की बैटल स्ट्रेंथ चाहे लो हो, उनकी रेपुटेशन चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके पास अभी भी काफ़ी फाउंडेशन है। यानी एक तरीके से काफ़ी फाउंडेशन है उनके पास। रेपुटेशन चाहे जितनी ही गिर जाए, स्ट्रेंथ चाहे कितनी ही कम हो जाए, लेकिन फाउंडेशन अच्छी खासी होती है। और जब से इमॉर्टल ज़ॉम्बी सेम स्ट्रगल में मतलब फँस जाते हैं एक तरीके से कि कुछ बचा नहीं है उनके पास, आगे जाके ह्यूमन बनना है। जब ये लोग सब एक सेम साइड पे आ जाते हैं, तो वो ईगो साइड में रखकर कॉर्पोरेट करते हैं, इसलिए हाई लेवल मोस्ट डेवलप कर पाते हैं आपस में मिलके। वो ये थोड़ा-सा प्राउड टोन में कहता है, मैंने ज़ॉम्बी अलायंस में मेरिड पॉइज़न डेट ट्री की 2 साल सेवा की थी, तब जाके इतनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले कि अब ये ग्रीन क्रिस्टल हीरोज़ पाथ रिडीम कर सका। और हाँ, तू सोच रहा होगा, ब्रदर शाह, अगर तू ऐसे टास्क पिक करता है जिसमें तू बाहर जाएगा, तो ज़ॉम्बी अलायंस की कंडीशन है तुझे ये किलर मूव आनी चाहिए।
कभी तू ना मतलब कभी ना कभी तो तुझे भी एक मतलब एक तरीके से कनेक्ट कर ही पाएगा, ज़ॉम्बी अलायंस तू भी एक तरीके से जा पाएगा। इस तरीके से जैसे ये तरीका था ना यहाँ जाने का, इस वाले मेथड से जा पाएगा। इन्होंने कोई टेलीपोर्टेशन मेथड बताया था, कोई ट्रांसपोर्टेशन पता नहीं कैसा मेथड है, ये है एक मेथड जिससे तुम इधर से उधर जा सकते हो। ये जो मेथड था ना इधर से उधर जाने का, इनके पास फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल को तो है नहीं जो कर पाएँ, इसलिए ये मेथड यूज़ करते थे। लेकिन ये फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल की तरह नहीं है, ये रीज़न को क्रॉस नहीं करवा सकता तुम्हें। ये क्रॉस करवा सकता है तुम्हें जिस जगह पे तुम हो, एक तरीके से जो डोमेस्टिक ट्रैवल होता है ना, एक तरीके से वो करवा सकता है कि अपने ही जगह पे रह के घूमना। जैसे तुम दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में घूम सकते हो ना तुम, नॉर्थर्न प्लेन्स में रहते हो तो नॉर्थर्न प्लेन्स में ही घूम सकते हो तुम। वो भी किसी स्पेसिफिक तक, क्या 100 ली तक पता नहीं कितने बोला था, उतने ली तक ये जा सकता था। उनके पास ना फिक्स इमोडल ट्रैवल था, ना स्टारगेट था, ना ही मूविंग पर्सपेक्टिव कप गू था, इसलिए वो ये यूज़ करते थे। नॉर्मल गू इमोटल्स तो कनेक्टिंग हेवन गू और होल अर्थ गू का यूज़ कर सकते थे, लेकिन इमोटल ज़ॉम्बी के लिए ये पॉसिबल नहीं था, उनका प्राइमल से ही ऑलरेडी डेड होता था। कनेक्टिंग हेवन गू और होल अर्थ सिर्फ मॉर्टल गू होते हैं, जो रीज़न इनके मतलब थ्रू ब्लेस लैंड या ग्रोटो हेवेंस कनेक्ट हो जाते हैं, वो ये है कि दोनों छोटे वर्ल्ड्स साइलेंटली हेवनली पावर को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। इस वजह से ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, भले मॉर्टल लेवल के हैं फिर भी। और इमॉर्टल ज़ॉम्बी के ब्लेस लैंड या ग्रोटो हेवन ऑलरेडी डेड होते हैं, तो हेवनली पावर तो होती नहीं उसमें, इसलिए भले वो मॉर्टल हों या जो भी हों, वो कनेक्ट हो ही नहीं पाएँगे। हेवनली पावर चाहिए ना इसलिए। कनेक्टिंग हेवन गो और होल अर्थ गो को सेट करने के लिए दोनों साइड का मतलब कंसेंट भी होना ज़रूरी होता है। तभी इमॉर्टल प्राइमेसी हेवनली पावर का यूज़ कर पाते हैं। अगर चुपके से सेट कर दिया जाए तो कनेक्शन पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हेवनली पावर मतलब इस टाइम पे एब्सेंट होती है। और ये गो-वर्म 5 रीजन के बाहर नहीं यूज़ हो सकते। फैंगन कहता ओह! तो ग्रीन क्रिस्टल हीरोज़ पाथ इतना इम्पोर्टेंट है क्या? गुइये ने जैसे ही दोबारा एक्सप्लेन किया, फेंगिवान ने एकदम सही टाइम पे एडमायर और थोड़ा-सा जेलस लुक दिया। गुइये ने उसका एक्सप्रेशन कैच किया और जो उसके अंदर पहले ट्रेड को लेके एक तरीके से दर्द था, वो काफ़ी हल्का हो गया। खुशी अक्सर कंपैरिज़न से ही आती है, क्योंकि लोग एक तरीके से दूसरों को देखेंगे कि मेरे पास अरे! मेरे पास तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और जब उसे पता चलेगा कि मेरा सामने वाला जो बंदा है ना, मेरी चीज़ों को देख के जल रहा है, तो उनके अंदर थोड़ा बहुत खुशी आती है कि वाह! बढ़िया है, लोग जल रहे हैं मेरे से, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। एक तरीके से उनको खुशी आती है, तो यही एक्सप्रेशन था इसके पास। एक ही मोमेंट में गुइये को फेंगयुआन का चेहरा और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तभी एक थिक ग्रीन लाइट पूरे एकदम भाई सूख चुके पीले अर्थवुड के ब्रांचेस और लीव्स पे के आसमान तक चली गई। थोड़ी देर बाद डार्क फ्लो सिटी में, जो यहाँ पे लाखों लीग दूर था, साउथर्न ईस्ट कॉर्नर के एक प्लाजा में गहरी डार्क लाइट ग्रीन लाइट एकदम से चमकने लग गई और लाइट ने पूरा प्लाजा को कवर कर लिया। आसपास का एरिया एकदम से ग्रीन हो गया। वाइंड एकदम से घूमने लगी और जो आयरन लालटेन्स थी, लालटेन एकदम से लटक रहे थे वो प्लाजा में, वो सब एकदम ज़ोर-ज़ोर से हिलने लगी जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। लाइट जल्दी-जल्दी फेड हुई। जहाँ पहले खाली स्पेस था प्लाज़ा में, वहाँ गुइये और फेंगिवान खड़े थे। गुइये कहता चलो, ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। गुइये ने खुद को मतलब कंपोज़ किया और आगे बढ़ने लगा। फेंगिवान भी उसके पीछे चला। ये जो जायंट सिटी थी उसका नाम था डार्क फ्लो। ये पूरा का पूरा ब्लैक था। ये ऐसे जायंट बीस्ट की तरह ज़मीन पे एकदम 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 ऐसे मान लो कि ज़मीन पे एकदम एकदम पड़ा हो, ऐसे टाइप का। सूरज वेस्ट से ढल रहा था और हल्का लाइट सोर्स भी था, लेकिन डार्क फ्लो सिटी के अंदर ब्रिक और टाइल्स एक हेवनली डार्कनेस निकल रही थी, जो आसपास के एरिया को एकदम काला बना रही थी। और जितना सिटी के सेंटर में जाओ, उतनी ज़्यादा ये डार्कनेस थिक होती जाती। फेंगिवान और गुइये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में उनको एक भी बंदा नहीं दिखा। पूरा रास्ता सूना-सूना सा था। हर कुछ 100 स्टेप पे एक-एक स्ट्रीट लैंप लगा था, लेकिन उनका लाइट वीक और येलोइश था। वो सिर्फ़ कुछ स्टेप तक रोशनी करता, बाकी बीच-बीच में लंबी-लंबी डार्कनेस के एकदम पैचेस छोड़े जाते, जिसकी वजह से सिटी और भी ज़्यादा स्कैरी लग रही थी। ये बड़ा-सा डार्क फ्लो सिटी एकदम से किसी अबंडेंट घोस्ट सिटी जैसा फ़ील दे रहा था। लेकिन नीचे इस जायंट सिटी के अंदर से कुछ फेंट सी हस्टल-बस्टल सी साउंडें आ रही थी। गो ये कहता है, यह नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़ॉम्बी अलायंस का मेन हेडक्वार्टर है। साइज़ में एकदम माउंटेन जैसा है। टोटल 7 फ्लोर्स हैं। नीचे के 5 फ्लोर्स मॉर्टल गू मास्टर के रहने के लिए हैं, जो काफ़ी कावर्ड और नॉइसी होते हैं। और एक अपर फ्लोर, जो ऊपर के फ्लोर हैं, वो ज़ॉम्बी जो इमॉर्टल वाले हैं, उनके लिए हैं, उनसे रिलेटेड हैं। और सबसे टॉप पे जो हैं, वो तो कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ पूरे 3 साल तक कम से कम रैंक 3 से रैंक 7 ज़ॉम्बी जो होते हैं ना, वो आपस में कभी मीटिंग के लिए कभी आ सकते हैं। रैंक 3 से लेके रैंक 7 तक आ सकते हैं।
पूरे हैं, रह नहीं सकते, रहने के लिए नीचे रहेंगे जो मॉर्टल वाले हैं और जो इमॉर्टल वाले हैं वो थोड़ा-सा ऊपर रहेंगे और सबसे ऊपर एक हॉल है मीटिंग का। फेंगिवा ने साइलेंट सर हिला के हाँ बोल दिया, बिना सरप्राइज़ हुए। ज़ॉम्बी अलायंस सिर्फ़ ज़ॉम्बी लेवल के लोगों का ही ग्रुप था। उसमें मॉर्टल गो मास्टर भी होते थे। इन मॉर्टल गो मास्टर का मेजॉरिटी काम डार्क पास्ट से होता था, जैसे ज़ॉम्बीज़ को ग्रो करना, उन्हें कमांड करना या खुद ज़ॉम्बी बन जाना। थोड़ी देर और चले और फिर बड़े से हॉल के सामने पहुँच गए। रास्ते में एक बड़ा मतलब एक भी इंसान यहाँ पे नहीं मिला, बस हॉल ही हॉल दिख रहा था बहुत बड़ा-सा। हॉल के दोनों साइड पे टॉल स्टोन्स स्टैचूज़ खड़े थे और फेंगिवान एक 8 आर्म इमॉर्टल ज़ॉम्बी फॉर्म से भी बड़ा और मस्कुलर थे। ये वो जो मतलब एक तरीके से स्ट्रक्चर थे ना एक टाइप के, फेंगिवान जैसा दिखता है। जानते हो ना इमॉर्टल ज़ॉम्बी है, कितना बड़ा है ऊपर से, लेकिन ये जो आस-पास के स्टैच्यू थे वो उससे भी ज़्यादा बड़े थे। फेंगिवा ने उन्हें ध्यान से देखा, उसके आँखों में शार्पनेस आ गई क्योंकि उसने नोटिस किया कि ये स्टोन स्टैच्यू जितने सिंपल दिख रहे थे उतने थे नहीं। वो ये कहता है, तुझे कुछ अजीब लगा ना? ये ना ये लुई गोंग का इमॉर्टल किलर मूव है, स्टोन कास्केट। इनके अंदर कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इमॉर्टल ज़ॉम्बी लॉक्ड हैं, यानी लॉक किए गए हैं। उसने फिर हल्की आवाज़ में बोला, ये लुई गोंग हमारे ज़ॉम्बी अलायंस का एक टॉप एक्सपर्ट है। जो सिटी लॉर्ड नॉर्थर्न प्लान्स छोड़ के गया ना, उसने 3 डिप्टी सिटी लॉर्ड्स अपॉइंट किए थे, डिप्टी सिटी लॉर्ड, और उनमें से एक ये है और ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके ना फाइट करवा सकता है। फेंगिवन यहाँ पे दिल में कहता है, यिन लुई गोंग, ओके। ये नाम उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी में नहीं था, लेकिन सिर्फ ये फैक्ट कि ये बंदा इमॉर्टल ज़ॉम्बी को फाइट करने भेज सकता था, ये उसको काफ़ी सीरियस बनाता था। फेंगिवन सोचते हुए कहता है, मेरी लास्ट लाइफ में जो मेरी ग्रोथ हुई थी, वो 300 से 400 साल के बाद ही थी। इस टाइम पीरियड में भी कई पावरफुल लोग आए थे। लोग अलग-अलग रीज़न्स की वजह से वो सब टाइम रिवर के में बह गए थे। यानी आए और चले गए, मर गए एक तरीके से। फैंगियन यहाँ पे फुली अलर्ट था, बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के। वो ये थोड़ा सडनली रुकते हुए कहता है, "आजा, इस डोर को पुश कर। अगर तू ये बड़ा डोर ओपन कर पाया, तो तू ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन करने लायक है।" फैंगियन ने चुपचाप अपने दोनों हाथों को डोर पे रखा और हल्की फ़ोर्स से धक्का दिया और डोर थोड़ा-सा खुला। तुरंत ही 20 से ज़्यादा शार्प, डल और क्रीपी नज़र उस छोटी-सी ओपनिंग से अंदर घुस आई और सीधा फैंगियन पे टिक गई। यानी शायद कुछ लोग होंगे देख रहे होंगे फैंगियन को। फैंगियन ने जान के अपना एक्सप्रेशन थोड़ा-सा बदला। फिर एक डीप साँस ली और पूरा फ़ोर्स लगाकर डोर को एकदम से ओपन कर दिया। गुइये हँस के कहता है, उसके शोल्डर पे हाथ रख के, "ये बंदा डोर खोलना प्रूव करता है कि मतलब ये जो बंदा अगर डोर खोल सकता है तो प्रूव करता है कि तू नॉर्थर्न प्लान्स का है। चल, टाइमिंग भी परफेक्ट है। आज ही हमारा ज़ॉम्बी अलायंस का एक मीटिंग होने वाला है। चल हमारे साथ।" और यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, फेंगियन यहाँ पे आया ना तो जब उसने डोर खोला तो सामने ऐसा मान लो बहुत सारे लोग हैं जो उसको देख रहे हों और एक तरीके से उसको मीटिंग में ले जा रहा है अपना गुइये, ताकि फेंगियन ज़ॉम्बी अलायंस जॉइन कर सके। और यहाँ पे जो पहले वो बड़े से ट्री में थे ना, वो ट्री के अंदर उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन मेथड था, एक तरीके से कोई वाइन से किसी वायर की तरीके से कनेक्ट था उस जगह से जिसका नाम था डार्क सिटी, जहाँ पे सारे लोग रहते हैं। जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर मॉर्टल ज़ॉम्बी रहते हैं और मॉर्टल्स रहते हैं और ऊपर अपर फ्लोर पर इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ रहते हैं और सबसे ऊपर होता है मीटिंग हॉल, ओके? और यहाँ पे ना फेंगिवन अपने 8 आर्म ज़ॉम्बी फॉर्म के अंदर नहीं है, याद रखना। अपने 8 हाथ नहीं दिखा रहा। अभी या तो वो 2 हाथ दिखाएगा या तो 4 या उससे ज़्यादा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है बस 2 ही हाथ दिखाएगा क्योंकि उसने 2 ही हाथ यूज़ करे हैं। क्यों क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि भाई वो नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर है, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो नाम भी वही यूज़ कर रहा है, हुआशा या हुआशांग जो भी उसने नाम यूज़ करा है, वही यूज़ कर रहा है। तो इसी वजह से भले वो ज़ॉम्बी फ़ॉर्म के अंदर है लेकिन फिर भी उसके 2 ही हाथ हैं, ठीक है? तो थोड़ा समझ के आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है। आसमान में सफ़ेद एकदम कुछ क्रेन टाइप के उड़ रहे थे। मौसम आज भी काफ़ी प्लेज़ेंट था। कॉम्बैट इमॉर्टल सेट से आए 3 रैंक 7 गू इमॉर्टल इस आसमान में इकट्ठा हुए थे। क्वीन ज़ू शियान वो कहती है, इमॉर्टल मंकी किंग ने हेल्प माँगी थी। उसके हिसाब से लोकेशन यही होनी चाहिए। उसने आस-पास नज़र घुमाई। जब ये बोला वो ग्रीन रोब पहने हुए था, पतला-सा फ्रेम, उसकी आँखों में एकदम एक गहरी-सी कुछ चमक, जैसे किसी ने एबियस की तरह कुछ एकदम चमक रहा एबियस के बीच में कुछ चमक रहा हो वैसे टाइप का। बिल्कुल शांत और कभी न कभी मतलब घबराने वाली जो वाइब्स होती है ना, थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसी भी नहीं कि एकदम दिख रही हो कि घबरा रहा है बंदा, वैसे टाइप की नहीं थी इसकी वॉइस। वॉइस कह रहा हूँ, एक तरीके से इसका जो लुक था, इसकी जो वाइब थी। अब देखते हैं वैली लॉर्ड मिंग ही, वो कहता है, जगह तो सिंपल सी लग रही है बट
लेटर में जो ग्रोटो हेवन खुलने की बात लिखी थी ना, वो अब बंद हो चुकी है, बट कन्फर्मेशन के लिए यही जगह है। डिवाइन मदर की मदद लेनी पड़ेगी। उसने व्हाइट रोब पहना हुआ था और आँखों में डायरेक्टली एकदम चेक कर रहा था, आस-पास का ऑब्ज़र्व कर रहा था चीज़ें क्या चल रही हैं। उसके साथ ही एक फीमेल गो इमॉर्टल, वो बियॉन्ड ब्यूटीफुल में से एक थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। रॉयल वाइब के साथ गोल्डन रॉब में एकदम ग्रेटफुल लग रही थी। वो एक स्पेस पाथ गोई मॉडल थी। डिवाइन मदर ज्यू कॉन्ग के नाम से जानी जाती थी। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सीनियर भी वही थी। 900 साल से ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी थी। डिवाइन मदर ज्यू कॉन्ग ने आंखें बंद की, कोई मिस्टीरियस मेथड यूज़ कर रही थी। उसका ऑरा एकदम से शांत हो गया, बिल्कुल भी एकदम हिलजुल नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली, एक फॉग जैसी सांस छोड़ी। डिवाइन मदर ज्यू कॉन्ग कहती है, यही जगह है, यही जगह है, स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन इसी लोकेशन पे है। दूसरे दोनों इमॉर्टल्स ने ये सुना और उनके चेहरे पर एकदम से एक्साइटमेंट आ गई। क्वीन जू शियान, क्वाइन जो शियान जो भी कह लो उसको, वो कहती है, 7 स्टार चाइल्ड का नाम तो उस टाइम से कुछ खास मशहूर नहीं था और फिर भी बिना शोर मचाए उसने इतनी हाई कल्टीवेशन अचीव कर ली। और उसका ग्रोटो हेवन, उसने तो ब्लू हेवन का एक फ्रेगमेंट भी एब्जॉर्ब कर लिया इसके अंदर। इसी वजह से स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन अब तक एग्जिस्ट करता था। डेस्ट मतलब दैट्स अ हॉनेस्टली अनबिलीवेबल, मतलब बिलीव नहीं कर सकते इस चीज़ पर। बहुत खतरनाक चीज़ है ये, ठीक है? और अगर मैं कोई इंग्लिश वर्ड बोलता हूँ तो मैं उसका हिंदी भी बोल दे रहा हूँ, ठीक है? ताकि थोड़ा सही लगे। और इमॉर्टल इमॉर्टल एरा जो चल रहा था ना, एक तरीके से जिसे कहते थे इमोरियल एंटिक्विटी एरा जो था, जहाँ पे बहुत खतरनाक-खतरनाक इमॉर्टल्स, वल्नरेबल्स का टाइम था वो जो। गो इमॉर्टल की दुनिया के आसमान में 9 हेवन्स हुआ करते थे, जिसमें से एक था रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, अज़ूरे, ब्लू, पर्पल, व्हाइट और ब्लैक। बट रेंज़ो के बच्चों ने इनमें से 7 हेवन्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे और अब सिर्फ व्हाइट और ब्लैक हेवन ही बचे थे, जो स्काई में अल्टरनेट होते थे। 7 स्टार चाइल्ड ने एक टाइम पे एक रेयर चांस ग्रैब किया था, जिसमें उसने सीक्रेटली ब्लू हेवन का एक छोटा-सा फ्रेगमेंट होता है, उसे एब्ज़ॉर्ब कर लिया था। इसी वजह से उसका जो ग्रोटो हेवन था, अब तक ज़िंदा था, वरना वो कब का डेड हो चुका होता। अब समझ आ रहा है जो ग्रोटो हेवन था, 7 स्टार चाइल्ड का इतना बढ़िया कैसे था। भाई ने एक खतरनाक हेवन एब्ज़ॉर्ब किया था, जो रेंज़ो के टाइम में था। सोच रहे हो? इमोरियल 9 हेवन्स, ये अलग-अलग वर्ल्ड्स थे और गो इमॉर्टल के इमॉर्टल प्रेमिस ही छोटे वर्ल्ड्स ही होते हैं और वर्ल्ड्स एक दूसरे को स्वैलो कर सकते हैं। सबसे फेमस एग्जांपल था ट्रेजर येलो हेवन। उस टाइम ट्रेजर येलो हेवन का ओनर था एक रैंक 8 गो इमॉर्टल डाओइस्ट काउंटलेस ट्रेजर। उसने येलो हेवन का एक वर्ल्ड फ्रेगमेंट मिलने के बाद उसको अपने ग्रोटो हेवन में मर्ज कर दिया और तब बना ट्रेजर येलो हेवन, जो अब तक सर्वाइव कर रहा है। वैली लॉर्ड मिंग ही ने कहा, एक बार कोई ग्रोटो हेवन अगर 9 हेवन्स फ्रेगमेंट को एब्ज़ॉर्ब कर ले, तो भाई फ़ायदे अनरियल होते हैं, कुछ भी खतरनाक बन जाता है। यानी अगर तुम्हारे पास कोई ग्रोटो हेवन है, ग्रोटो हेवन तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा रैंक 8 हो। अगर मान लो तुम्हारे पास ग्रोटो हेवन है बाय चांस और तुमने कोई फ्रेगमेंट एब्ज़ॉर्ब कर लिया, जो कि 9 हेवन्स में से कोई भी है, तो भाई तुम्हारी हो गई बल्ले-बल्ले। कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसी चीज़ें तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। समझ ही नहीं आएगा कि कुछ भी हो सकता है, मिस्टिकल पावर मिलती हैं और इमॉर्टल प्राइमेसी की हेवनली पावर भी लिमिटलेस बन जाती है। प्लस कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन या तो काफ़ी वीक हो जाते हैं या बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, आते ही नहीं हैं। अगर मुझे ऐसा कोई फ्रेगमेंट वर्ल्ड मिल जाए, तो मैं तो लिटरली नींद से भी एकदम हँसते-हँसते उठ जाऊँगा। क्वीन शुज़ियान हँसते हुए कहता है, डीम ड्रीम ऑन भाई, सपने देख तू बस, सपने देख। मिंगही, पहले रैंक 8 तक तो पहुँच जा, सिर्फ रैंक 8 गो इमॉर्टल्स का ग्रोटो हेवन होता है और तभी वो 9 हेवन्स फ्रेगमेंट को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। वेरी लॉर्ड मिंग ही थोड़ा-सा बिटर स्माइल के साथ कहता है, मैं भी रैंक 8 बनना चाहता हूँ, बट सेकंड ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन सर्वाइव करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे में। सोचता हूँ तो काँप जाता हूँ। रैंक 8 गो इमॉर्टल को हर 50 साल में एक ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन फेस करना पड़ता है और फिर उसके ऊपर मैरिड ट्रिब्यूलेशन, जो ग्रैंड ट्रिब्यूलेशन पे मतलब उससे भी ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, उसे सामना करना पड़ता है। उसके बारे में सोचकर भाई का दिमाग तो हिल जाता था, ये जो अपना वैली लॉर्ड मिंग ही था। बहुत ये चाहता है कि भाई इसको भी ये सब मिले, जो बता रहा था इसका ड्रीम एक तरीके से। लेकिन भाई कैसे कर पाएगा? रैंक 8 बनना पड़ेगा तब जाके कुछ होगा। रैंक 8 बनने के बाद फिर फ्रेगमेंट भी चाहिए। फ्रेगमेंट कहाँ से लाएँगे? इसलिए वो भी दिक्कत है। ब्लेस्ड लैंड में फॉर्च्यून होता है, बट क्योंकि हेवन एंड अर्थ बैलेंस्ड हैं, बैलेंस है ना, इसलिए कभी ना कभी तो कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन ज़रूर आते हैं। रैंक 6 गो इमॉर्टल, अर्थली कैलेमिटीज़ हर 10 साल में आती है और हेवनली ट्रिब्यूलेशन हर 100 साल में आते हैं। इसलिए जो कल्टीवेशन लेवल जज करते वक्त हेवनली ट्रिब्यूलेशन को बेस माना जाता है। फेंगयुआन अपने पास्ट लाइफ में 1 या 2 हेवनली ट्रिब्यूलेशन एक्सपर्ट था, यानी झेल चुका था।
एक रैंक 6 गू इमॉर्टल जब 3 हेवनली ट्रिबुलेशन पार कर लेता है तो उसकी ब्लेस्ड लैंड नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है और वो रैंक 7 गू इमॉर्टल बन जाता है। अरे भाई साहब, रैंक 7 गू इमॉर्टल्स अर्थली क्लैमिटीज हर 10 साल में आती है, हेवनली ट्रिबुलेशन हर 50 साल में आते हैं और ग्रैंड ट्रिबुलेशन हर 100 साल में आते हैं। और ये जो बंदा था ना, जो कह रहा है कि मेरा ट्रिबुलेशन आने वाला है, तो इसने बोला 50 साल बाकी हैं, तो 50 साल इसलिए बाकी हैं क्योंकि 50 साल ये जी चुका है, 50 साल और बाकी हैं, फिर ट्रिबुलेशन आ जाएगा, वो भी ग्रैंड ट्रिबुलेशन इसलिए। यहाँ पे क्वान जूशियान और वैली लॉर्ड मिंग ही दोनों वन ग्रैंड ट्रिबुलेशन इमॉर्टल्स थे और डिवाइन मदर शूजोंग उसने एक मतलब उनसे एक लेवल ऊपर थी, उसने कम से कम 2 ग्रैंड ट्रिबुलेशन झेल चुकी थी इसलिए। और रैंक 8 गु इमॉर्टल्स के लिए बताया जाता है अर्थी क्लैमिटीज नहीं होती है, उनके लिए अर्थी क्लैमिटीज नहीं आती। हेवनली ट्रिबुलेशन हर 10 साल में आता है, ग्रैंड ट्रिबुलेशन हर 50 साल में आता है, फिर आता है मैरिड ट्रिबुलेशन जो हर 100 साल में आता है। मैरिड ट्रिबुलेशन तो एकदम नाइटमेयर लेवल होते हैं, वो इमॉर्टल वर्ल्ड में उन्हें होपलेस मैरिड ट्रिबुलेशन बोला जाता है, यानी तुम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, सर्वाइवल रेट अल्ट्रा लो होता है। इसलिए 9 हेवेंस फ्रेगमेंट सुपर प्रीशियस माने जाते हैं क्योंकि इमोरियल 9 हेवेंस भी गू मास्टर का वर्ल्ड का ही पार्ट हुआ करते थे और क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन सिर्फ ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन पे गिरते हैं, 5 रीजन या 9 हेवेंस पे नहीं गिरते। अगर तुम्हारे पास फ्रेगमेंट होगा तो चांसेस ये हैं कि शायद तुम्हारे जो ये प्रॉब्लम चल रही है ट्रिबुलेशंस की, ये कभी आए ही ना। जब कोई ग्रोटो हेवन 9 हेवन फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इनडायरेक्टली गू मास्टर वर्ल्ड का पार्ट बन जाता है। इससे क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन काफी कम हो जाते हैं और अगर गू इमॉर्टल मर भी जाए तो भी ग्रोटो हेवन जिंदा रहता है। जैसे अभी हो रहा है ना स्टेरिस स्काई ग्रोटो हेवन, वो सेफ है। जबकि 7 स्टार चाइल्ड ऑलरेडी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन चुका है, यानी उसका जो इमॉर्टल प्राइमेसी है वो मर चुका है, डेड है, फिर भी देखो ये चल रहा है इस वजह से। अगर एब्जॉर्ब किया गया फ्रेगमेंट बड़ा हो तो क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन कंप्लीटली गायब हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं कभी। जैसे ट्रेजर येलो हेवन है जहां कभी भी कोई ट्रिबुलेशन नहीं आता और जब वो गो इमॉर्टल वर्ल्ड का बिगेस्ट ट्रेडिंग हब भी बन चुका है इसी वजह से, चाइना मान लो इसको तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सबसे बड़ा बिजनेस है इसका ही है। डिवाइन ब्रदर जू कॉन्ग कहता है फायदे तो ह्यूज होते हैं अगर कोई 9 हेवन फ्रेगमेंट मिल जाए, बट एक वीकनेस भी है। अगर थोड़ा सा फ्रेगमेंट भी एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम्हारा ग्रोटो हेवन फुल टाइम ग्रेटर वर्ल्ड की ऑरा में एकदम रूट हो जाता है। उसके बाद उसे कभी वापस अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले जाया जा सकता, यानी फिर वो बाहर रहेगा। यहाँ पे जो क्वान जूशियान कहती है सिंपल वर्ड्स, मतलब सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो 9 हेवन फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब करके गो इमॉर्टल अपनी फ्रीडम लूज कर देता है। अब सिर्फ वो अपने इमॉर्टल प्राइमेसी वर्ल्ड में ही रह सकता है, बाहर नहीं निकल सकता। मैसिव लॉस है ये तो, लेकिन अगर मेरे सामने ऐसा फ्रेगमेंट आ जाए तो मैं बिना सोचे समझे उसे चूज कर लूंगा। बैरी लॉर्ड मिंग ही कहता है एग्जैक्टली, क्लैमिटीज और ट्रिबुलेशन इतने हार्ड हैं कि कभी कभी लगता है कि इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन जाऊं। कम से कम उनके डेड लैंड्स में कभी कोई ट्रिबुलेशन तो नहीं आता। सही बात है। डिवाइन मदर ज़्यूकोंग स्लोली आंखें बंद करते हुए कहती है चलो काम पे ध्यान देना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। हमने जानबूझ के इतने दिन वेस्ट किए। आई एम श्योर अब तक मंकी किंग को अकल आ गई होगी, यानी अपने शीली का कह रही है वो जो शीली नाम का बंदा नहीं था, मंकी किंग बन गया था और वो 7 स्टार चाइल्ड ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा था इसलिए। वैली लॉर्ड मिंग ही एकदम से चुप हो गया। यहाँ पे क्वान जूशियान छोटी सी हंसी के साथ कहती है "हैं, जब हम शीली को रेस्क्यू कर लेंगे तब देखते हैं क्या वो फिर से एटीट्यूड दिखाता है या नहीं। अच्छा, तो शीली शायद पकड़ा गया है 7 स्टार चाइल्ड के हाथों, वो भाग रहा था लेकिन भाग ही नहीं पाया था, लास्ट में हमने देखा तो था। अब डिवाइन मदर ज़्यू कॉन्ग अपना काम ऑरा मेंटेन नहीं कर पा रही थी। उसका गोल्डन रोप हवा में फ्लटर कर रहा था, उसके अंदर से इमॉर्टल गू का पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगा था। डिवाइन मदर ज़्यू कॉन्ग सडनली आंखें खोलते हुए कहती है ओपन। उसकी आंखों की नज़र एकदम से शार्प थी। उसने एक वॉइड के अंदर होल क्रिएट कर दिया। वो होल एक इंसान के साइज का था और उस होल के थ्रू तीनों गू इमॉर्टल सीधा स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन के अंदर सीन देख पा रहे थे। तीनों इमॉर्टल्स कुछ बोले बिना खड़े थे। सबसे पहले कियान जूशियान आगे बढ़ा और अंदर चला गया, उसके बाद वैली लॉर्ड मिंग ही गया, फिर डिवाइन मदर ज्यू कॉन्ग भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। लेकिन अगले ही मोमेंट ये तीनों गो इमॉर्टल्स वापस स्काई में दिख गए। क्वान जू शॉन्ग एकदम शॉक के साथ कहती है ये क्या हो गया, हम अंदर गए थे ना। वैली लॉर्ड मिंग ही भी थोड़ा सा हैरान रह गई। यहाँ पे डिवाइन मदर ज्यू कॉन्ग का एक्सप्रेशन अब सीरियस हो चुका था। वो काम नहीं थी बल्कि एकदम फोकस थी। उसने धीरे से बोला अंदर जाना मतलब अंदर जाना नहीं है, बाहर आना भी सच में बाहर आना नहीं है। स्पेस मतलब बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट हो रही है, स्वैप हो रही है। क्या यही है वो मिस्टिकल एबिलिटी जिस टेरी स्काई ग्रोटो हेवन ने ब्लू हेवन फ्रेगमेंट एब्जॉर्ब करके मतलब उसके बाद पाई है।
वैली लॉर्ड मिंग ही कहता है याद करते हुए, हाँ, शीली ने अपनी हेल्प रिक्वेस्ट में भी इसका मेंशन किया था। यहाँ पे कियान जू शियान कहती है इतना कॉम्प्लेक्स होना एक्सपेक्टेड ही था, वरना ये मंकी किंग इतनी आसानी से ट्रैप भी थोड़ी ना होता, ये पागल बंदर कैसे ट्रैप हो जाता है इसमें। डिवाइन मदर ज्यू कॉन्ग एकदम भाई कोल्ड अंदाज में कहती है ये तो बस छोटी सी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है सीन, इसी वक्त नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांच के अंदर डार्क फ्लो जायंट सिटी के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पे फेंगिवा ने दरवाज़ा खोला था। यहाँ का एनवायरनमेंट एकदम डार्क था, इतना ज़्यादा डार्क है कि क्या बोले, ओपन स्काई के बावजूद भी सनलाइट यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। फेंगिवान ने एक डोर को एकदम धक्का देके खोला और तुरंत ही 20 से ज़्यादा आंखें उस पर टिक गई। उसने जान के अपने चेहरे पर थोड़ा सा डर और हेजिटेशन दिखाया। धीरे धीरे डिस्कशन हॉल में एंटर कर गए। फेंगिवान रिस्पेक्ट के साथ झुककर कहता है, मैं शाह हुआंग हूँ। अपने सभी मतलब एक तरीके से जितने भी लोग हैं आपस में, जितने भी पास लोग हैं मेरे खड़े, जो भी मेरे को देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को ग्रीटिंग्स देता हूँ। यिन लुई गोंग हॉल के अंदर सीट पे हंसी के साथ कहता है, फेलो फेलो ब्रदर, अच्छे पे मतलब अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए, बहुत सही टाइम पे आए हो। हम सब ज़ॉम्बी अलायंस मेंबर्स एक ही हालात में हैं, एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। वो एक मोटे जैसा दिखता इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, हाइट में 6 मीटर से भी ज़्यादा थी उसकी। ऑलमोस्ट फेंगिवान की 8 आर्म इमॉर्टल ज़ॉम्बी वाली फॉर्म जितना बड़ा था, लेकिन फेंगिवान अभी छोटा है क्योंकि उसने अपना जो अ, मतलब रूप है वो चेंज कर रखा है इसलिए। लेकिन साइज़ में जानते हैं फेंगिवान वाला, और मोटा भी ज़्यादा था फेंगिवान से। उसका स्किन ब्रोंज जैसा चमकदार था, पेट पे एक वाइन बैरल की तरह गोल मोटोल था, और सिर्फ पेट ही नहीं, उसका चेहरा, हाथ, फिंगर सब कुछ एकदम हैवी था। फेंगिवान ने उसे देखते ही अपने माइंड में इन्फॉर्मेशन रिकॉल की। फ्लैश ब्रोंज ज़ॉम्बी बॉडी, यिन लुई गोंग इसको शायद जानता था। ज़ॉम्बी अलायंस आने से पहले ही फेंगिवान ने फेरी लीशान से इस जगह का पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी गू ये जो उसके पास ही था, उसने समझा कि फेंगिवान नया है, इसलिए उसने तुरंत रिस्पेक्ट दिखाते हुए बोला, गुयू कहता है, गू ये है ना इसका नाम, यू में बोल रहे हैं इसको। गू ये कहता है, लॉर्ड यिन लुई गोंग, लॉर्ड ड्रैगन कमांडर ये शाह और लॉर्ड हुआंग कुआंग वेंग को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, ग्रीटिंग्स करता हूँ। फेंगिवा ने तुरंत फॉलो किया, मैं भी लॉर्ड यिन लुई गोंग, लॉर्ड ड्रैगन कमांडर ये चा और लॉर्ड हुआंग कुआंग वैंग को ग्रीड करता हूँ। इतना कह के उसने गुए के ग्रेटिट्यूड भरी नज़र से देखा। गुए ने हल्की सी स्माइल दिया। यिन लुई गोंग सेंटर में बैठा था, उसके लेफ्ट साइड में ड्रैगन कमांडर ये चा था, जो सीधा और एकदम खतरनाक फेस के साथ एकदम बैठा था। उसके जो फैंक्स थे एकदम वाइट और शार्प थे। राइट में हुआंग कुआंग वैंग था, एक ओल्ड और थोड़ा सा झुका हुआ इमॉर्टल ज़ॉम्बी। भले ही उसके आसपास डेथ ऑरा हैवी था, लेकिन उसका रैंक 7 ऑरा क्लियर फ़ील करा जा सकता था कि भाई रैंक 7 पर है। ये तीनों इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ सच में रैंक 7 लेवल के थे और डार्क फ्लोर जायंट सिटी में मेन बंदे थे ये। ड्रैगन कमांडर ये चा स्टील जैसी आवाज़ में कहता है, शाह हुआंग, ये तेरा असली नाम है। जब उसने बोला तो एकदम से एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट पूरी जगह में स्प्रेड हो गया। ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई बैटलफ़ील्ड में खड़ा हो। ये उसके बैटल एक्सपीरियंस का रिजल्ट था। ड्रैगन कमांडर ये चा एक लोन कल्टिवेटर था। उसने इमॉर्टल इमॉर्टल कह रहा हूँ, इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ यूज़ करके इमॉर्टल बन गया था, गो इमॉर्टल। मतलब उसके पास हार्डकोर बैटल एक्सपीरियंस था, कोई इसे लाइटली नहीं ले सकता था। ये जो इमॉर्टल कॉन्टेस्ट था ना, इमॉर्टल कॉन्टेस्ट कह रहा हूँ, इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट था, तो ये अभी वाला तो नहीं है क्योंकि फेंगिवान भी इससे मिल जाता। ये होगा पहले कभी वाला, 10-20 साल पुराना है, उससे भी ज़्यादा पुराना, तब की बात है ये। उसकी आवाज़ ही इतनी डोमिनेटिंग थी कि लगता था कि जैसे सामने वाले पे प्रेशर डाल रहा हो। फेंगिवान एकदम बिटर स्माइल के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं, शांग वांग तो वो नाम है जो मैंने इमॉर्टल ज़ॉम्बी बनने के दूसरे दिन रखा था। इसका मतलब था कि एक नई शुरुआत, ताकि मैं अपनी पुरानी ग्लोरी टेम्परेली एकदम भूल जाऊँ, जो भी मेरा पुराना था सब कुछ मैं भूल जाऊँ। मैंने उस वक़्त एकदम जितना भी था स्काई को विटनेस बनाकर कसम खाई थी, जब तक मैं अपना रियल बॉडी वापस नहीं पाता और इमॉर्टल ज़ॉम्बी स्टेटस से छुटकारा नहीं पाता, तब तक मैं अपना ओरिजिनल नाम यूज़ नहीं करूँगा। ये सुनते ही डिस्कशन हॉल में जितने भी इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ थे, सबके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। किसी ने एकदम भाई चेंज होके एक्सप्रेशन में एकदम सार्कास्टिक टोन में स्माइल भी दी, कोई चुप था, कोई उदास था, कोई एकदम हिल गया था देख के। कुछ तो समझदार वाली फीलिंग भी दिखा रहे थे कि हाँ भाई, बंदा समझदार है। फेंगियोन का करंट बिहेवियर और मेंटल स्टेट बिल्कुल उनकी पास्ट लाइफ वाली स्टेज जैसा था, लेकिन सालों के बाद इन सबके ग्रैंड एम्बिशंस खत्म हो चुके थे। उनकी होप्स और ड्रीम ऑलमोस्ट जल के खाक बन चुकी थी। अब वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी ही थे, बस बस अब यही लाइफ जीना चाहते थे क्योंकि उनके पास कोई होप नहीं बची थी। हुआंग कुआंग वैंग एकदम भाई थकी हारी आवाज़ में कहता है,
ठीक है। शाह हुआंग ने जब ये डोर खोला ना, तो इसका मतलब वो नॉर्थर्न प्लैन्स का कोई मॉडल है। हम ज़ॉम्बी अलायंस में एक और बंदा ऐड हो चुका है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं हम लोग। उसने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है। सोचे तो पहले या हुआंग तक ये डोर ओपन नहीं कर पाया था। एकदम खाँसी करते हुए एकदम ऐसे बोला था जैसे बहुत बोर्ड हो, एकदम टायर्ड फ़ील कर रहा हो। बंदा एकदम कुछ मूड में नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसने एक लाइन सुनी थी ना कि फेंग युआन ने बोला ना कि जब तक मैं स्काई ये जो आसमान है मैं इसकी कसम खाता हूँ देख कर कि जब तक मैं ज़ॉम्बी से इंसान नहीं बनूँगा तब तक मैं अपना असली नाम यूज़ नहीं करूँगा, अपनी पुरानी आइडेंटिटी है एकदम भूल जाऊँगा। तो कभी एक टाइम पे ये सारे लोग भी ऐसे ही थे। तो इसलिए वो कह रहा था कि ये तो हमारे जैसा ही है लेकिन पुराने जैसा ही है। धीरे-धीरे ये भी हमारे जैसा ही हो जाएगा। ये कहना चाह रहे थे ये लोग। इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में। प्लीज़ दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़।